एपिसोड की शुरुआत में हमेशा की तरीके हमें बताया जाता है कि 2077 में एक वर्चुअल गेम रियलिटी के अंदर बदल गया और एपोकलिप्स शुरू हुआ। दुनिया पूरी तरीके से तबाह होने वाली थी और नर्क के अंदर बदलने वाली थी। तभी इंसानों ने अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज को अवेकन कर लिया और इस तबाह होती हुई दुनिया के अंदर जियांग सिटी के अंदर एक रिचेस्ट प्ले बॉय हुआ करता था जिसका नाम ये साओ था, जिसने इस कठिन परिस्थिति के अंदर भी अपने दिलरुबा यानरन को पूरी तरीके से बचाया, उसे प्रोटेक्ट किया। जिसके बाद हम मेन स्टोरी की विलन और हीरो को देखते हैं। हीरो यानरन से कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं अपना हर एक फॉर्चून तुम्हें यहाँ पे खर्चा कर दूंगा ताकि तुम लेवल अप कर सको और बेस्ट बन सको। ये साओ ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने अपनी पूरी दौलत यानरन के ऊपर लुटा दी, यहाँ तक कि अपना फॉर्चून भी उसे दे दिया डिवाइन आर्टिफैक्ट खरीद के। ये साओ को जो भी अपॉर्चुनिटी इक्विपमेंट मिलता वो सबसे पहले यहाँ पे यानरन के पास लेके आता और उसे दे देता। और ये साओ की बदौलत यानरन फाइनली गॉड टायर की पावर हाउस बन गई पूरी ड्रैगन सिटी के अंदर। और आज के दिन उन दोनों की शादी होने वाली है। सभी प्लेयर्स यहाँ पे आए हुए थे उन्हें बधाई देने के लिए और सभी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये रब ने बना दी जोड़ी है। वे जो नॉर्मल लड़कियां थी उनका ये सपना था कि ये साओ जैसा मर्द उन्हें भी मिले जो उनके ऊपर अपनी पूरी जिंदगी लुटा दे। इसके बाद वेस्टर्न स्टाइल के हिसाब से पूछा जाता है मुझसे शादी करोगी, जिसके बाद किस होती है, लेकिन यानरन आगे से कहती है कि मैं नहीं करूंगी। जिसके बाद वो ये साओ के अंदर अपना हाथ घुसा देती है और काकासी के तरीके उसका दिल चुरा लेती है। इसे ये साओ के साथ साथ सभी लोग हैरान कि यानरन ने ऐसा क्यों किया। इस पे यानरन उसे कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पैसों के साथ मेरी ट्रू फीलिंग्स को खरीद सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि गिफ्ट देने से तुम मुझे यहाँ पे अपना बना सकते हो? तो तुम गलत थे। मैंने तुम्हारे गिफ्ट एक्सेप्ट किए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे अफेक्शन को ले लूंगी। मैं इतनी भी चीप थोड़ी ना हूँ। यस यू आर गोल्ड डिगर। और ये कहती है कि इसने जो कुछ भी कमाया है ये अपनी मेहनत से कमाया है और इन सभी चीजों को समझने वाला इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम जू होंग है और मैं तुम्हारा दिल उसे दे दूंगी जिसके साथ रह के मैं यहाँ पे तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन पाऊंगी। क्या ये टचिंग नहीं है? हार्ट टचिंग है भाई, हार्ट टचिंग है। दरअसल जू होंग दिल का मरीज है, उसे दिल दी जरूरत बा। इसके बाद जू होंग याओ साओ से कहता है कि चलो बेटा तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम वापस रिबॉर्न हो के नाम से बदला लेने के लिए। इसके बाद हम लोग ये साओ को जीवन चक्र के बीच में देखते हैं जो इसी बारे में सोच रहा था कि उसने यहाँ पे यानरन को अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन इसके बावजूद आखिर में उसे धोखा ही मिला। उसका दिल यहाँ पे राख के अंदर बदलने वाला है कि ये ऐसा ही एंड होगा। इसके बाद वही मेन कैरेक्टर वाली वाइब्स ये आगे से कसम खा लेता है कि इसका अंत ऐसा नहीं होगा। आई विल हैव माई रिवेंज, ऐसे ये चीख के कहता है। मैं उनसे पाई पाई का हिसाब लूंगा। इसके बाद मानवा वाली कहानी चेंज होती है और भाई साहब दोबारा टाइम में रिवर्स कर जाते हैं और ये उस टाइम पे आ जाते हैं जब गेम रियलिटी के साथ मर्ज नहीं हुआ था, जहाँ पे यानरन ये साओ से कह रही थी कि तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम बहरे हो, तुमने सुना नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे पैसों को सिर्फ इससे ले रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे प्राइड और तुम्हारी इज्जत को बचा सकूं। अब दोबारा मुझे अपनी शकल ना दिखाना और भाग जाओ यहाँ से। मतलब कि पैसे भी ले लिया और रिजेक्ट भी कर दिया, ये तो गलत बात है यार। इतना गंदा तो मानसिन ने भी मेरे साथ नहीं किया था। ये साओ को बस 1 मिनट लगता है सब कुछ कैलकुलेट करने में कि वो रीबॉर्न हो चुका है, रिकार्डिनेशन हो चुका है उसका। 1 हफ्ते के बाद गेम यहाँ पे शुरू हो जाएगा, रियलिटी के साथ मर्ज हो जाएगा और इसे एटीएम कार्ड के अंदर 2 लाख युवान है जो कि यानरन का मंथली अलाउंस है, यानी कि मंथली खर्चा। वहाँ पे यानरन ये साओ से कह रही थी कि तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना मेंटल टॉर्चर सहना पड़ता है तुम्हारे पैसे लेके। क्लासमेट्स कहते हैं कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो तुम हो। उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए ही करती हूँ, क्योंकि ये साओ मैच्योर हो चुका है। बेसिकली बुंड पे लात पड़ने के बाद हर कोई मैच्योर हो जाता है। तो वो यानरन को घूरते हुए देख रहा था। यानरन उसे पूछती है क्या चाहिए रे तेरे को। इस पे ये साओ कार्ड को पीछे खींच लेता है ये कहते हुए कि मेरे अच्छे के लिए, तो फिर मैं चला ही जाता हूँ। इस पे यानरन को झटका लगता है कि ये क्या हुआ, पैसे मिल रहे थे अचानक से वापस कैसे चले गए। ये साओ जाते हुए कहता है कि तुम ये सब कुछ करती हो, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहता है ना, तो मैं अब से तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तो फिर यानरन को ऐसा लगता है कि ये साओ की ये कोई अनदर ट्रिक है। बेसिकली होता नहीं कि तुम गूगल पे सर्च करते हो लड़की कैसे पटाए, तो उसमें बताते हैं कि 1 हफ्ते बात करो और 1 हफ्ते बात ना करो, जिससे वो चिंतित हो जाएगी और तुम्हारे बारे में सोचने लगेगी। मैंने भी ट्राई किया था, मानसी ने बात तक नहीं की। अभी उस यूट्यूबर को गाली देता हूँ। यानरन को पैसे तो चाहिए ही थे, इसलिए वो उसे कहती है कि इतनी दूर से आए हो तो फिर मैं तुम्हारे कार्ड को ले लेती हूँ, लेकिन यह उसे कहता है दफा हो जाओ अभी के अभी, तुरंत के तुरंत। इस पर यानरन उसे कहती है कि ऐसे बात करोगे तुम मुझसे, अभी तुम्हें पछतावा होगा। अब मेरे पास तुम भागते हुए भी आओगे ना तो भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जिस पे ये साओ को याद आता है कि यानरन ने जो जूते पहने हैं उसने गिफ्ट दिए थे, तो वो जूते भी उतार लेता है ये कहते हुए कि इनके बिना जाओ, ये भी मेरे पैसे के हैं। जिस पे यानरन को और ज्यादा गुस्सा चढ़ता है और वो ये साओ के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं ये ना सोचो कि थोड़ा सा पैसा तुम्हें
महान बना देता है। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाऊंगी, तुम्हें अटेंशन दूंगी? इतना याद रखो, आज के बाद तुम मुझे भीख मांगते हुए भी आओगे ना तो भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये साओ कहता है ये तो वरदान होगा, दोबारा कभी मेरे सामने आना भी नहीं। और वो जूते कचड़े के डिब्बे में डाल देता है, यही सोचते हुए कि अगर ये मेरे पास नहीं रहेगी तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी और भी कई सारे जरूरी चीजें करनी है। एपोकलिप्स शुरू होने वाला है। दरअसल गेम शुरू होने से पहले ये बीटा टेस्टिंग देता है, यानी कि गेम का ऑफिशियल लुक। इससे प्लेयर्स और डेवलपर्स को पता चल जाता है कि गेम कितना बढ़िया करेगा। और जैसे कि अगर तुम पबजी खेलते हो तो फिर जो प्लेयर्स सीजन 1 के रहते हैं उन्हें अलग ही ऑरा मिलता है, इसलिए ये साओ को ये बीटा गेम खेलना ही है। और इस बीटा टेस्टिंग के लिए यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, इसीलिए ये साओ को पैसे की जरूरत थी। इसीलिए वो अपनी एक फ्रेंड के पास कॉल मिलाता है, तो वो उससे कहती है अरे मेरे मजनू अचानक से कॉल कैसे किया? शायद ये लड़की ये साओ की कजिन है या फिर उसकी फ्रेंड है जिसका नाम येलिन है। सरनेम एक ही है तो ये दोनों कजिन ही है। ये साओ येलिन से कहता है कि तुम्हें हमेशा से मेरा शेयर चाहिए था ना। इनकी बाप की कोई बड़ी कंपनी होगी जिनके अंदर इनके भी हिस्से आए होंगे, जिसको शेयर कहते हैं। बेसिकली कंपनी का कुछ हिस्सा, जिसकी कीमत 20 बिलियन के आसपास है। तो ये साओ येलिन से कहता है कि तुम इनका जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक बार में सब कुछ ले लेना। इसपे तो येलिन भी हैरान होती है और वो पूछती है कि तुम अचानक से अपने शेयर्स क्यों बेचने लगे। लेकिन ये साओ को पैसों की जरूरत तुरंत थी। वो उसे कहता है कि मुझे तुरंत के तुरंत 20 बिलियन चाहिए, उनमें से एक कौड़ी भी कम नहीं होनी चाहिए। सारा पेपर वर्क 5 दिनों के अंदर खत्म कर दो और सारा पैसा मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दो। तुम्हारी खतरनाक स्किल्स के साथ में ये कोई बड़ी चीज नहीं होगी। इस पे येलिन उससे कहती है कि यार तुम 20 बिलियन में सारा काम बेचने वाले हो, ये कॉर्पोरेशन मेरे ऊपर आ जाएगी, तुम्हारी कंपनी मेरी हो जाएगी। लेकिन ये साओ आगे से कहता है बकवास बंद करो, जब पैसे रेडी हो तब कॉल करना मेरे पास। अब बस ये साओ को एपोकलिप्स के बीटा वर्जन का इंतजार था, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएगा। और ये साओ इस बार अपनी जिंदगी में अकेला चढ़ाई करने वाला है। इसके बाद अगला सीन एक हफ्ते के बाद का होता है। गेम शुरू हो चुका है। गेम का वर्जन इतने समय बीटा है और सभी लोगों को सिर्फ बीटा एक्सेस मिलेगा। ये टेस्ट 3 दिनों के चलेगा। 3 दिनों के बाद इसका असली वर्जन आ जाएगा, जो पब्लिक के बीच में लॉन्च होगा। ये साओ जैसे ही गेम के अंदर आता है तो एपोकलिप्स गेम शुरू हो जाता है। ये साओ जल्दी से अपने क्लास प्रोफेसर नेम को चूज करता है और गेम के अंदर इसका नाम नाइट साओ है और इसकी क्लास है यहाँ पे ड्रैगन टेमर की है, क्योंकि पिछली बार इसके एक गिल्ड को एक गॉड टायर के बीस्ट टेमर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए इस बार अपने प्रोफेशन को यहाँ पे एक ड्रैगन टेमर रखने वाला है, जो उसे यहाँ पे अबायस ड्रैगन के पास लेके जाएगा। बाय द वे इस प्रोफेशन में धनी राम ज्यादा लगते हैं, लेकिन ये साओ के पास इस बार धन की कमी नहीं है। इसके बाद गेम का सबसे एकदम करीबी मामला आता है, एकदम करीबी मामला। एंड फ्री फायर प्लेयर्स नो दिस नेम, टॉप अप। मेरा भी सपना था, अच्छा हुआ इस बवासीर से जल्दी छुट्टी मिल गई। बाय द वे करेंसी रेंज एकदम बराबर था, यानी कि गेम का 1 रुपया रियल वर्ल्ड के 1 रुपया के बराबर ही था। इसलिए जब ये साओ गेम के पैसों को यहाँ पे ट्रांसफर करता है तो उसके जो 2 बिलियन थे वो डायरेक्ट गेम के अंदर क्रेडिट हो जाते हैं। ये साओ इन पैसों का इस्तेमाल इक्विपमेंट, एबिलिटीज और दुनिया भर की चीजें खरीदने के लिए करेगा, क्योंकि एक दिन के अंदर ही गेम को यहाँ पे 2 बिलियन मिल गए। तो गेम उसे कहता है कांग्रेचुलेशन बेटा, तुम दुनिया के पहले प्लेयर हो जिसने यहाँ पे 1 बिलियन से ज्यादा रिचार्ज किया है गेम के अंदर। इसलिए सिस्टम यहाँ पे तुम्हारे लिए यूनिक हिडन प्रोफेशन रिवॉर्ड देता है। इस हिडन प्रोफेशन का नाम था ऑटोमेटिकली मार्जिनिंग। मार्जिनिंग का मतलब होता है किसी भी बड़ी चीज में हिस्सा लेना। एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर 20 रुपए खरीदे तो फिर उनमें से 2 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, जिसको मार्जिनिंग कहा जाएगा। साथ ही में ये साओ के ऊपर ऑथर मेहरबान था, तो फिर वो उसे एक सेकंड प्रोफेशन भी दे देता है जिसका नाम वेल्थ था। जैसे ये साओ को हिडन क्लास मिलता है जिसका नाम गॉड ऑफ वेल्थ था, यानी कि मार्जिनिंग में पैसा अलग से मिलेगा ही तो मिलेगा ही, यानी कि गेम के अंदर जो भी खर्चा होगा उसका कुछ हिस्सा ये साओ को मिलेगा। वो एक अलग प्रोफेशन है, लेकिन ये गॉड ऑफ वेल्थ ये अलग प्रोफेशन है। वेल्थ का मतलब पैसा। और तभी ये साओ के सामने एक मेढक सा आ जाता है। ये तो नारुतो का ही चाचा लग रहा है, अथवा इसकी पर्सनालिटी जिराया जितनी ही खतरनाक है। ये साओ से कहता है कि तुम वो कामचोर हो जिसने मुझे अनलॉक किया है। इस पे ये साओ भी उसे यही कहता है कि तुम वो मेढक हो जो आसमान से कूदा है। इस पर मेढक भाई साहब आगे से कहते हैं औकात में। इसके बाद ये अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इनका नाम ईबिसु है, जो कि ये साओ के वेल्थ मेंटोर यानी कि गुरु होने वाले हैं। और ये साओ अपना 709वां गॉड ऑफ वेल्थ होने वाला है, जो कि ईबिसु के अंडर ट्रेनिंग करने वाला है। मतलब भाई का रिकॉर्ड कुछ ज्यादा ही हाई है।
ये साओ को इबुसु की बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो आगे से कहता है कि एक मिडक यहाँ पे वेल्थ मेंटोर है, तुम क्या बेचने वाले हो, मिडक के अंडे या फिर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट। मैं बता दूं कि मैं भी एक फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ जिसके पास अंधा पैसा है, तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। जिसपे इबुसु उसे कहता है कि मैं अभी दिखाता हूँ कि असली वेल्थ होती क्या है। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं कि इसका जो बीस्ट टीमिंग वाला प्रोफेशन है वो एक अलग है और ये वेल्थ वाला एक अलग है। दोनों के अलग अलग सिस्टम होंगे, या फिर एक भी हो सकते हैं यार, गेम तो एक ही है ना। एबीसी योसाओ के लिए उसे यहाँ पे एक सिस्टम अवेकन करके देता है जिसका इन्नेट टैलेंट वेल्थ रोलिंग था। किसी भी वेल्थ कॉर्ड की बेसिक एबिलिटी यही होती है कि वो जो भी कॉइन डेली कैरी करता है वो 1% से बढ़ जाएंगे। बेसिकली भाई के पास अगर दिन में 1000 रुपए है तो दिन खत्म होने के साथ में उसके पास 1100 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यानी कि 100 रुपए का प्रॉफिट सिर्फ वेल्थ प्रोफेशन होने की वजह से। एक और इन्नेट टैलेंट था जिसका नाम पेनी पिंचर था। एज अ वेल्थ गॉड ये सब अपने जितने भी लॉसेस उन्हें यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है, यानी कि वो जब भी मरेगा तो फिर उसके गोल्ड कॉइन ड्रॉप नहीं होंगे। इन्नेट टैलेंट एक और था जिसका नाम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लक था। इसका डिस्क्रिप्शन यही दिया जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि पैसा और पैसा लेके आता है, इसीलिए ये सौ के पास इमेंस वेल्थ एंड एक्सीलेंट लक रहेगा, यानी कि भाई अडानी से कम नहीं, सरकार के साथ साथ जुडिशरी भी साथ देगी। जमीन तो सस्ते में मिली रही है, लेकिन जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। इस इन्नेट टैलेंट का मतलब यही है। एक और इन्नेट टैलेंट था जिसका नाम अनमैच्ड चार्म था। इसके डिस्कशन में ये दिया जाता है कि गंदे से गंदा, घटिया से घटिया इंसान हैंडसम और एकदम सुंदर बन जाएगा, इसलिए ये सौ के चार्म पॉइंट्स को 50% से बढ़ा दिया जाता है। इसका प्राइम एग्जांपल टेलीग्राम का फाउंडर है, पहले टकला था, अब 6 पैक एप्स आ चुके हैं। एक और इन्हें टैलेंट था जिसका नाम पावर ऑफ वेल्थ गॉड था, क्योंकि ये सौ एक गॉड के तरीके है, इसलिए उसके पास डिवाइन पावर्स भी हैं, यानी कि वो जब भी यहाँ पे 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स को खर्चा करेगा उसे यहाँ पे एक रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा जिसका इस्तेमाल वो जैसे चाहे वैसे कर सकता है, और वो डेली 100 पॉइंट तक कमा सकता है। बस उसके लिए उसे यहाँ पे 100 मिलियन खर्चा करने पड़ेंगे। और इतने समय इन्ने टैलेंट को देख के तो ये 100 की विफट जाती है। वो आगे से कहती है क्या बवाल है भाई, ये तो मेढक नहीं महान मेढक है। इसके बाद ये 100 इबुसु से कहता है कि ये सभी हिडन टैलेंट्स हैं और कमाल के हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऑफेंसिव टाइप क्यों नहीं, यानी कि हमला करने वाला क्यों नहीं है। जिसपे इबुसु से बताता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया क्या भाई, वेल्थ गॉड का टैलेंट है सिर्फ पैसा कमाना होता है, ना कि लड़ाई दंगा करना। इसके बाद ये सौ थोड़ी सी गुड़ा भाग करते हुए हम लोगों को बताता है कि उसके पास इतनी समय यहाँ पे 2.2 बिलियन है, जिसके एक डेली हिसाब से उसको अगर 1% में मिलेगा तो फिर डेली उसे यहाँ पे 22 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो उसके फर्स्ट इन्नेट टैलेंट की वजह से होने वाला है, वेल्थ रोनिंग की वजह से। इस पे एबुसु से बताता है कि इस वेल्थ गॉड के प्रोफेशन के साथ में तुम्हें यहाँ पे डेली 22 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब तुम ये समझ जाओ कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जो कि ये साओ का लास्ट इन्नेट टैलेंट था, यानी कि उसके पास डिवाइन पावर था, जिससे उसे यहाँ पे 1 मिलियन खर्चा करने पे एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा, जिससे यह साओ खुशी हो जाता है और वो यहाँ पे इबुसु को उठा लेता है और उसे कहता है कि ये वेल्थ गॉड की प्रोफेशन एकदम कमाल की है भाई, ओवर पावर है। पिछली लैब में मैंने सारा पैसा यानन के ऊपर लुटा दिया था, लेकिन इस बार मैं लोगों को दिखा दूंगा कि मनी पावर होती क्या है, पैसों की आग मूद दूंगा मैं। इसके बाद वो न्यू वे विलेज के अंदर चला जाता है। एक तरीके से ये लॉबी ही है जहाँ पे सभी प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं। हालांकि जब ये साओ वहाँ पे पहुंचता है तो फिर यहाँ पे कोई भी नहीं आया था, सिर्फ वो पहला बंदा था जो कि सर्वर के अंदर एंटर हुआ था, जो कि ये साओ के लिए परफेक्ट है क्योंकि वो जल्दी जल्दी ग्रो कर सकता है। लेकिन इसमें जो बीस्ट टेमर का प्रोफेशन होता है ये कई गुना ज्यादा टफ रहता है। बेसिकली तुम शुरुआत में जब तुम्हारा लेवल 1 रहता है तो तुम किसी भी बीस्ट को टीम नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेसिकली स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि कैसे छोटे मोटे गॉब्लिन्स को यहाँ पे कस के पेला जाए जिससे तुम यहाँ पे जीत सको और तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिले और तुम लेवल अप करो, जिसके बाद जाके तुम किसी बीस्ट को टेम कर सकते हो। यहाँ तक कि इबुसु भी उसे यही कहता है कि बीस्ट टेमर के साथ में तुम किसी वेपन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जिसपे ये साओ उसे बताता है कि यही चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। बीस्ट टेमर का प्रोफेशन हाईएस्ट पोटेंशियल और मोस्ट ग्रोथ इसी के पास है, जितना किसी दूसरे प्रोफेशन के पास नहीं है। तभी ये साओ की नजर कुछ गॉब्लिन्स की होड़ के ऊपर पड़ती है, जो कि इंसानों को देखते ही कहने लगते हैं खाना और तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। और ये सभी गॉब्लिन वॉरियर थे और इनका लेवल 5 था, इलाइट थे ये, जिसपे ये 100 के फटके 4, क्योंकि वो आगे से कहता है लकी था यार, मैं इतना तो अनलकी नहीं हो सकता कि मुलाकात ही में ही 5 लेवल के वॉरियर से हो जाए। ये 100 कंफ्यूज था कि फाइट करो या फिर भागूं, और वो इबुसु से पूछने ही वाला था तो इबुसु तुरंत भाग लेता है ये कहते हुए कि खड़े क्या हो, भागो, बिना वेपन के उनसे जीत तक नहीं सकते तुम। तो फिर ये 100 भी तेजी के साथ भागने लगता है और भागते भागते ये लोग टाउन के अंदर आ जाते हैं।
ये साओ जब टाउन के अंदर पहुंचता है तो फिर यहाँ पे और भी कई सारे लोग थे और प्लेयर्स थे जो कि ये साओ को देख के हैरान थे कि इसने बीस्ट टेमर को चूज किया है और इसका बीस्ट एक मेढक है। और वो ये साओ से कह रहे थे कि तुम्हारे घर में मेढक है या फिर तुम्हारा घर ही मेढक है। और सभी लोग ये साओ के ऊपर हंसे जा रहे थे कि ये तो खतरनाक है भाई, इसने तो एक बीस्ट की जगह पे एक मेढक को टेम कर लिया। इबुसु एक मेंटोर का काम करते हुए उसे बताता है कि यहाँ पे सिटी के अंदर बीस्ट एक्स सेल किए जाते हैं, उनमें से एक को खरीद लो और जब वो फूट जाए उसके अंदर से बीस्ट निकले उसकी मदद से तुम फाइट कर पाओगे। लेकिन ये साओ को कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं चाहिए था। इबुसु पूछता है तो मालिक आपको क्या चाहिए। ये साओ उसे बताता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे यहाँ पे एक हिडन डंजन को पता है जहाँ पे गॉड लेवल का बीस्ट है और उसका अंडा भी है। इसके बाद ये साओ सुप्रीम हॉल के अंदर पहुंच जाता है जो कि एक खतरनाक जगह है, जिसको देख के इबुसु की फट जाती है। वो आगे से बताता है कि तुम्हें पता भी है कि ये कौन सी जगह है, यहाँ के जो गार्ड्स हैं उनका ही लेवल 100 के ऊपर होता है। लेकिन ये साओ आगे से कहता है कि तुम बस देखो कि मैं क्या करने वाला हूँ, तुम बस इंतजार करो। ये साओ जैसे ही अंदर जाने वाला था तो फिर एक बूढ़े बाबा आते हैं, डम्बलडोर के रिश्तेदार, और वो ये साओ से कहते हैं कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, पहले से थोड़ा और ट्रेन कर लो जिसके बाद यहाँ पे आना। अभी इबुसु ने बताया ना कि लेवल 100 से ऊपर होना चाहिए तभी अंदर जा सकते हो, इसलिए बूढ़े बाबा मना कर दिए। या फिर तुम्हारे पास सिटी लॉर्ड का रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए तभी तुम दरवाजा खोल के अंदर आ सकते हो। बाय द वे बूढ़े बाबा ग्रैंड आर्क मेज थे, यानी कि कॉम्बैक्ट मेज, और इनका लेवल 80 था, जिसको देख के ये साओ को समझ में आ जाता है कि इसलिए साला इस जगह पे कोई गार्ड नहीं है, आर्क मेज साला 80 लेवल पे है। ये साओ उस आर्क मेज से कहता है कि मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, तो आर्क मेज उससे कहता है कि खड़े क्या हो, दफा हो जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ऐसा उससे कहता है कि मेरे पास लेटर नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुमने खो दिया था और मैं उसके साथ वापस आया हूँ। आर्कमीज आगे से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं खोया है बाबू, तुम यहाँ से जाओ। ऐसा उससे कहता है कि नीचे तो देखो गोल्ड कॉइन पड़े हुए हैं, जिसपे आर्कमीज नीचे जो कि उन गोल्ड कॉइन्स को उठाने लगता है। ये सब आगे से कहता है कि पीछे देखो और भी पड़े हुए हैं, और गोल्ड कॉइन्स को देख के आर्कमीज खुशी हो जाता है। ये है भाई महागरीब, इन्हें चांदी नहीं देखा सोना देख के बौखला आ गई है। ऐसा उससे पूछता है कि बढ़िया लगा। इस पे आर्कमीज आगे से कहता है कि अंदर जाइए सर, अंदर जाइए, गॉड ऑफ वॉर पवेलियन आपके लिए खुला हुआ है, ऊपर से सीढ़ियां ले लीजिए। ये सा उस आर्कमीज से कहता है कि मुझे तुम्हारा खाड़ू चेहरा पसंद आया, उसे वापस लेके आओ। तो आर्कमीज दोबारा हरामी बनने पे आ जाता है और वो ये सा उसे कहता है कि तुम ऊपर जा सकते हो। ईसा उससे कहता है ये ज्यादा बढ़िया लगा। इस पे इबुसु आगे से कहता है कि साला पैसा कुछ भी करा सकता है, नंगा नाच तक। ये सा जब हॉल के अंदर जाता है तो फिर उसको यहाँ पे सुप्रीम हॉल की तरफ से कई सारे नाइट गोलम्स दिखाई देते हैं, जिनका लेवल यहाँ पे 100 था, 80 था। बेसिकली ये 100 पैसे दे के इनको हायर कर सकता है अपनी टीम के अंदर ताकि वो लेवल अप कर सके। यही सुप्रीम हॉल का मेन बिजनेस है, पैसा लेके प्रोटेक्शन देना। एबिसो ये 100 से कहता है कि तुम इनके साथ में आसानी के साथ किसी भी नॉइस विलेज को टेक डाउन कर सकते हो, डोमिनेट कर सकते हो। लेकिन ये 100 इनके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसे इनकी जरूरत नहीं थी। अब उसी टाइम पे यहाँ पे एक पावरफुल गोलम आता है जो कि ये 100 से कहता है कि तुम अंदर कैसे आए। इसका नाम बजर्क ब्लड वॉरियर था। ये 100 उसे बताता है कि उसे यहाँ पे डिवाइन लेवल गोलम गार्डियन की जरूरत है जिसको वो हायर करना चाहता है। जिसपे वॉरियर आगे से कहता है डिवाइन लेवल काफी ज्यादा रेयर होते हैं और ऊपर से उनको हायर करना भी काफी ज्यादा पॉसिबल नहीं रहता है। और इसके अलावा ये 100 के स्टैट्स, उसका लेवल बिल्कुल भी यहाँ पे मैच नहीं करता है कि वो यहाँ पे 8 लेवल के गार्डियन को भी हायर कर सके। इसलिए डिवाइन लेवल के गोलम को हायर करना तो भूल ही जाओ। ऐसा उससे कहता है 1 दिन का 1 बिलियन दूंगा। इससे तो वायरर का भी सिस्टम मैल फंक्शन कर जाता है और वो कुछ समय के लिए लोडिंग पे चला जाता है। इसके बाद जैसे ही मैल फंक्शन हटता है तो वो मन के अंदर सोचता है 1 बिलियन, ये तो इम्पॉसिबल है भाई, इतना तो पैसा तो डेवलपर्स के पास नहीं था जब उन्होंने बनाया था हम लोगों को। लेकिन जो कोडिंग कर दी गई है वो कोडिंग कर चुकी है, अब ये लोग यहाँ पे रूल्स को मना नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई भी पैसा देगा तो फिर उसे बंदा मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई भी यहाँ पे प्रोटेक्शन लेके जा सकता है। इसलिए वायरर उसे कहता है कि उसके पास एक डिवाइन लेवल का स्पेल कास्टर है जो उसकी मदद कर सकता है। वहीं पे इबुसु स्पेल कास्टर का नाम सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि ये हिडन क्लास में आता है। ये सबको बताता है कि ये जो स्पेल कास्टर होते हैं डिवाइन लेवल के, ये काफी ज्यादा वर्सटाइल होते हैं। ये प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, डिफेंस भी कर सकते हैं, या तक कि अटैक भी कर सकते हैं। ऑल इन वन पैकेज है ये एक तरीके से। और इसके साथ शुरुआत करना ये 100 के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसीलिए वो यहाँ पे इस चीज के लिए मान जाता है। वायरर उसे बताता है कि वो उन्हें जब चाहे तब समन कर सकता है, लेकिन ये 100 को पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो 1 बिलियन दिन के 1 रुपए दे सकता है। ये 100 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट असाइन करो, मैं जब चाहे
तब पैसे दे सकता हूँ, पैसों की कमी नहीं है, मेरा बाप बहुत पैसे छोड़ के गया मेरे लिए। तो फिर वॉरियर अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालता है जिसके ऊपर ये साव साइन कर देता है। ये साव जैसे ही साइन करता है तो फिर वॉरियर तुरंत यहाँ पे स्पेल कास्टर को समन कर देता है। स्पेल कास्टर ऑफ कोर्स एक फीमेल ही थी जो कि आगे से पूछती है कि किसने कॉन्ट्रैक्ट किया भाई मुझे। स्पीड को देख के तो ये साव भी हैरान था कि ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। स्पेल कास्टर ये साव को देख के कहती है अरे ये तो चिकना लौंडा है। इसके बाद वो अपना नाम यहाँ पे डोलोरस बताती है और ये साव से कहती है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो अगले 24 घंटों तक उसे फॉलो करेगी। डोलोरस के स्टेटस बार में सिर्फ उसका नाम ही दिखाया जाता है, बाकी सभी चीजें अननोन थी। यहाँ तक कि ये साव भी उसके स्टेटस को देख नहीं पा रहा था। मैं फिर डोलोरस ये साव से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊंगी। ये साव डोलोरस को बताता है कि उसने यहाँ पे उसे काफी ज्यादा डिफिकल्ट चीज के लिए हायर किया है। हालांकि डोलोरस को डिफिकल्टी के बारे में नहीं पता है तो वो आगे से कहती है कि नॉइस विलेज के लिए क्या डिफिकल्टी होगी, गॉब्लिन किंग होगा ज्यादा से ज्यादा और उसकी फैमिली होगी। ये तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है, हवा मार के उड़ा दूं इन्हें मैं। ये तो बस अफवाह है, अभी डोलोरस की आंखें बाहर आएंगी। और ये सौ भी उसे नहीं पता था कि मेन काम क्या है, वो उसे बस इतना ही कहता है कि हाँ यही काम है, चलो चलते हैं। जिसके बाद हम डोलोरस को देखते हैं जो कि आगे से फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए गॉब्लिन्स के ऊपर यहाँ पे आग की बरसात कर देती है और गॉब्लिन एक झटके के अंदर ही यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। गॉब्लिन्स के ऊपर डैमेज भाई 12 लाख का जा रहा था। इसको देख के तो ये सौ भी हैरान, तो वो आगे से कहता है किसी ने चीट कोड इस्तेमाल किया गया भाई, यहाँ पे 12 लाख का डैमेज कौन मारता है एक बार में। वहाँ पे जो कुछ प्लेयर्स थे वो आगे से कहते हैं ये हैकिंग है भाई, हैकिंग है, हैकर है ये, इतना ज्यादा डैमेज कोई नहीं दे सकता है। तो फिर जो बंदा यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमा होगा, एक्सप्लोर किया होगा, उसे पता है कि यहाँ पे कोई हैक नहीं है। इस बंदे ने यहाँ पे पक्का एक एनपीसी को हायर किया होगा जो हाईएस्ट लेवल पे होगा। इसके बाद ये सब का लेवल डायरेक्ट 1 से 10 पे आ जाता है और उसे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलते हैं। और क्योंकि वो पहला प्लेयर था जिसने नॉइस विलेज के अंदर लेवल 10 को अचीव किया है तो फिर उसे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और भी ज्यादा मिलते हैं। साथ में ये सौ वही एक पहला प्लेयर है जो कि यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर लेवल 10 पे सबसे पहले पहुंचा है, तो फिर उसे यहाँ पे 50 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और भी ज्यादा मिलते हैं। और उसके टाइटल को यहाँ पे स्पीड एसेंडर बना दिया जाता है, यानी कि सबसे तेज प्रगति करने वाला। इबुसु ये सौ से कहता है कि बच्चे तुमने लेवल 10 को हिट किया है, अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो लेवल 5 के ऊपर भी गया हो। इसके बाद गेम की तरफ से वर्ल्ड अनाउंसमेंट भी की जाती है कि नाइट सारो यानी कि ये साओ लेवल 10 पे पहुंच चुका है और अभी तक किसी ने भी इस चीज को अवेकन नहीं किया है और ये साओ की वजह से यहाँ पे लीडर बोर्ड अवेकन हुआ है। और ऑफ कोर्स सभी प्लेयर्स भी इस बारे में बात करने लगते हैं कि ये क्या बवाल है भाई, कोई एक बार में लेवल 10 के ऊपर कैसे पहुंच सकता है। सभी लोग यही कह रहे थे कि ये पक्का ओवर पावर्ड होंगे। फिर ये सब आगे से कहता है कि कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि लीडर बोर्ड क्या चीज है, लेकिन बहुत ही जल्दी उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं ही इस दुनिया का भगवान हूँ। साथ में ये साव ने यहाँ पे 10 बिलियन खर्चा किए हैं तो फिर उसे यहाँ पे 100 एट्रीब्यूट पॉइंट्स अलग से भी मिलने हैं जो कि उसके वो इन्ने टैलेंट की वजह से हुआ होगा। इसके बाद ये साव टाइम को वेस्ट ना करते हुए उसे हिडन डंजन की तरफ आगे बढ़ने लगता है जहाँ से उसे अंडा मिलेगा। इबिसु उससे पूछता है कि यहीं पे ही है क्या वो हिडन डंजन, कुछ ज्यादा ही दूर नहीं है। तो ये सब आगे से बताता है कि वो यही जगह है और यहीं पे ही ड्रैगन लेयर है। इसके बाद हम लोग गेम के अंदर ही किसी दूर इलाके में एक स्टेल्थ वॉकर को देखते हैं जो इलाइट गॉब्लिन्स को यहाँ पे हंट कर रहा था और वो इजीली इन्हें हंट कर रहा था, जबकि इसका लेवल सिर्फ 3 था। जिसको सुन के ये हैरान हो जाता है कि कोई यहाँ पे लेवल 10 पे पहले ही पहुंच गया जबकि वो सिर्फ लेवल 3 पे है। उसे यही लग रहा था कि गेम के अंदर कुछ तो ग्लिच है जिसका एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यानी कि गलत तरीके से इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से ही ये सौ यहाँ पे लेवल 10 पे पहुंच गया है। हालांकि ये एक्साइटेड था कि इसे यहाँ पे कोई राइवल मिल गया। इसके बाद ये सौ उस कोऑर्डिनेट वाली जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे ड्रैगन लेयर है। इसके बाद ये सौ एक पत्थर के ऊपर हाथ रखता है तो वो पत्थर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन उस वजह से यहाँ पे जो हिडन लेयर थी वो एक्टिवेट हो जाती है। ये सौ से कहा जाता है कि ये एरिया एकदम खतरनाक है, अभी के अभी भाग लो यहाँ से। हालांकि डोलोरस ये देख के हैरान हो जाती है कि उनके गाँव के बगल में ही साला यहाँ पे एक हिडन लेयर है जिसके अंदर से इतना खतरनाक ऑरा निकल रहा है और एक ड्रैगन यहीं पे ही रहता है और उन लोगों को इस बारे में नहीं पता, लेकिन एक बच्चे को पता है जो आज ही यहाँ पे आया है। इसलिए डोलोरस आगे से हाथ खड़े कर देती है ये कहते हुए अगर ये ड्रैगन है, मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है बच्चे कि मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ अकेले। जिस पे ये सब आगे से कहता है ये तो मुझे भी पता है, इसलिए हम ड्रैगन से फाइट नहीं करने वाले, बस अंदर देखेंगे और भाग आएंगे। इसने दोबारा झूठ बोला। ये सब इसे हिडन डंजन की कहानी भी बताता है कि कई सालों पहले एक 100 लेवल का बजरकर हुआ करता था जिसने अचानक से यहाँ पे इस हिडन क्वेस्ट को ट्रिगर कर दिया था, जिसको ड्रैगन के अंदर जाके इस ड्रैगन लेयर के अंदर जाके इसे एक्सप्लोर करना था। उसने डंजन एंट्रेंस को तो एक्सप्लोर कर लिया था, लेकिन विलेज के अंदर किसी ने भी उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं किया, जिससे नाराज होकर वो अकेले ही इस डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए चला आया।
लेकिन वो कभी वापस लौटा ही नहीं, यहीं पे ही रह गया। इस पे इबुसु उससे पूछता है कि तो फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। इस पे ये सब आगे से कहता है कि मैंने उसके बैटल फुटेज को यहाँ पे हाई प्राइस पे खरीद लिया और थोड़ी बहुत ताक झाक करने के बाद में मुझे इस हिडन डंजन के बारे में पता चल गया और ये भी पता चला कि इस डंजन के अंदर एक ड्रैगन एग भी है। जिसको सुन के इबुसु और डोलोरस दोनों ही हैरान हो जाते हैं और वो ये साओ से कहते हैं, बेटा मेरी बात मानो, एक ड्रैगन का अंडा चुराना ड्रैगन को मारने जितना ही कठिन है और उससे कहीं ज्यादा कठिन है। अगर तुम इस काम के लिए मुझे लेके आए हो तो पेमेंट वापस ले लो, लेकिन मैं जा रही हूँ यहाँ से। इबुसु भी कहता है कि अगर तुम वो अंडा प्लान करने की कोशिश करो ना, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी ही तोड़ दो भाई साहब, हमें जाने दो यहाँ से। ये साओ डोलोरस को अब सिस्टर ताओ बुलाता है तो फिर हम इसे यही बुलाएंगे। ये साओ सिस्टर ताओ से कहता है कि आप एक गॉड अटायर की प्रोफेसर है, सॉर्सरस है। भाई पता नहीं मेरा भाई प्रोफेसर से क्या लेना देना है, मेरा मूड खराब हो गया है भाई बार बार बोल के इसे। और वो ताओ से कहता है कि इतना भी ना घबराओ यार, तुम एक पावरफुल सॉर्सरस हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, ये बस एक छोटा सा ड्रैगन ही तो है और तुम एक ग्रेट गॉड अटायर की सॉर्सरस हो, तुम तो इसे आंखें झपक के ही मार दोगी। इसके बाद हमें वो ड्रैगन दिखाया जाता है जिसके पास स्किल होली जजमेंट थी और इसका नाम रेडिएंट ड्रैगन है और ये टॉप 5 पे है, यानी कि इसका जो टायर है वो 5 पे है। भाई तो ये सोने के ऊपर सो रहा था, साले सिक्के गड़ते नहीं तेरी छाती में। इबुसु तुरंत कट लेता है ये कहते हुए, भाई साहब आप लोग संभालिए, मैं केव के बाहर इंतजार करता हूँ आप लोगों का। सिस्टर ताओ आगे से कहती है कि ये टायर 5 का ड्रैगन है। अच्छी बात यह है कि मैं अपने साथ टेलीपोर्टेशन स्क्रोल लेके आई हूँ, कॉन्ट्रैक्टर मरता है तो मरने दो, खुद की जान बचाना जरूरी है। ऐसा उनसे पूछता है कि आप इसे मैनेज कर लेंगी, आप इसे पकड़ सकती है ना। जिसपे सिस्टर ताओ आगे से बताती है कि टायर 3 का ड्रैगन अकेला ही एक इंटायर गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ऊपर से ये वाला रेडिएंट ड्रैगन है, टॉप टायर ड्रैगन्स में से एक। अगर हम इससे भिड़ेंगे तो चांस 0 से भी कम है। जिसपे ये सब आगे से कहता है तो कमाल की बात है यार, अगर ये इतना ज्यादा खतरनाक है तो फिर इसका अंडा भी खतरनाक होगा, मुझे किसी भी कीमत पे इसका अंडा चाहिए। सिस्टर ताओ उससे कहती है अंडा चाहिए, अकेले ले लो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये सब पीछे से कहता है कि आप डबल पैसे ले लेना, कमीशन में दे दूंगा आपको। लेकिन सिस्टर ताओ भी नहीं मानती, ये कहते हुए कि जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, पैसा डबल करने से जीतने के चांस बढ़ेंगे नहीं। ये सब आगे से कहता है कि हमें लड़ना नहीं है, बस समय निकालना है ताकि मैं अंडा लेके यहाँ से कट सकूं। सिस्टर ताओ भी नहीं मानते, ये कहती है रेडिएंट ड्रैगन है ये बेटा टायर 5 का, तुम्हें लगता है कि हम इसके खिलाफ कुछ भी कर पाएंगे। ये सब आगे से कहता है ट्रिपल कमीशन। जिसपे सिस्टर ताओ आगे से अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर देती है कि जान है तो जहान है, इसको चेंज करके वो कहती है पैसा है तो जान जहान है, और वो इस चीज के लिए मान जाती है। ये कहते हुए इसके लिए तो जान भी निछावर कर देंगे हम। जिसके बाद वो अमित शाह वाले वर्जन के अंदर आ जाते हैं और पूरी जान लगा देते हैं। ये कहते हुए कि 3 मिनट है तुम्हारे पास, 3 मिनट में जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, जिसके बाद हम लोग टेलीपोर्ट मार लेंगे यहाँ से। और वो अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए ये सौ के जितने भी एट्रीब्यूट हैं उन्हें यहाँ पे डबल कर देती हैं। बेसिकली लाइफ एट्रीब्यूट यानी कि हेल्थ से रिलेटेड, स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट यानी कि ताकत से, और एजिलिटी यानी कि स्पीड से। जिसके बाद वो ये सौ से कहते हैं कि ये बफ सिर्फ 3 मिनट तक ही चलेंगे, जिससे तुम सर्वाइव कर पाओगे। 3 मिनट के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए जल्दी से जाओ, जो करना है जल्दी करो। जिसके बाद सिस्टर ताओ ड्रैगन से भिड़ने के लिए चली जाती हैं और आगे से वो यहाँ पे आइस आरो का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के ऊपर हमला करने लगती हैं, जिससे कई सारे आइस के क्रिस्टल ड्रैगन के अंदर घुस जाते हैं। इसी बीच हम लोग ये सौ को देखते हैं जो कि दबो पैरों से अंडा उठाने के लिए जा रहा था और वो उनसे कह ही रहा था कि ड्रैगन भाई साहब पीछे न देखिएगा, पीछे न देखिएगा। ड्रैगन आगे से अपनी ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए सिस्टर ताओ के ऊपर फ्लेम से अटैक करता है। अब इनके पास सिर्फ 1.5 मिनट बाकी थे और सिस्टर ताओ की एनर्जी खत्म हो रही थी। हम लोग ये सौ को देखते हैं जो कि अंडा ने उठा पा रहा था क्योंकि कुछ ज्यादा ही वजन था। वो इबुसु से कहता है कि हाथ लगा दे भाई, तो इबुसु आगे से मदद करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन वो मदद के जगह पे ना मदद कर देता है किसी भारी चीज को गिरा के, जिसे रेडिएंट ड्रैगन का फोकस इन दोनों के ऊपर चढ़ा जाता है। वो आगे से कहता है मेरा बच्चा चुराओगे तुम लोग, और वो इन लोगों के ऊपर चीखते हुए कहता है अंडा लेके जाओगे सालों मेरे, मैंने उसे अपने अंदर से निकाला है, बीवी नहीं है मेरी। इसके बाद वो इन दोनों के पीछे पड़ जाता है और उनके पीछे भागने लगता है। ये सौ इबुसु से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम 2 कौड़ी के इंसान हो यार, तुमसे कहा था मदद करो, ये थोड़ी नहीं कहा था कि बवाल कर दो, अब वो हमारे पीछे पड़ चुका है। जिसपे इबुसु भागते हुए कहता है कि अभी भागो, बाद में चिल्ला लेना। इसके बाद वो दोनों सिस्टर ताओ के पास आ जाते हैं, ये कहते हुए कि मदद करो बहना, मदद करो। फिर सिस्टर ताओ आगे से आइस वॉल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आइस की जमीन बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन रेडिएंट ड्रैगन आगे से रेडिएंट किंग्स ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए एक आग का गोला मारता है जो कि एक बार में ही पूरी इस आइस वॉल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर सिस्टर ताओ भी आगे से भागते हुए कहती है कि अब तो मैं भी भागूंगी। ये सब आगे से कहता है कि आप क्यों भाग रही है, आपको तो मदद करनी
करनी है ना। इस पे तब आगे से कहती है कि मुझे भी भागना पड़ेगा। भाई तुम्हें क्या लगता है बाहुबली थोड़ी ना हो, चीट थोड़ी ना मेरे पास है इनविजिबल वाला। 3 मिनट बोला था तो 3 मिनट खत्म हो गए, भागो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। इसके बाद ये तीनों ही अपनी बूंद बचाते हुए ड्रैगन लेयर से बाहर आ जाते हैं और सही सलामत थे ये। सिस्टर ताओ आगे से कहती है मरते मरते बचे हैं, पता नहीं पैसा ये क्या क्या करा देगा हम लोगों से। इसके बाद वो ये साओ से कहती है कि ये अंडा हैच होके टॉप 5 टायर के ड्रैगन के अंदर बदलेगा, इसलिए ये सब कुछ वर्थ है। जिसके बाद वो ये साओ से कहती है कि मेरा कमीशन ना भूलना। इस पे ये साओ आगे से कहता है कि अभी की अभी पेमेंट कर दूंगा मैं आपकी। इसे सिस्टर ताओ की जो फेवर एबिलिटी है वो यहाँ पे ये साओ के लिए बढ़ जाती है 60 पॉइंट से। इसके बाद अगला नंबर बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना था, जिसके बाद वो अपने हाथ को अंडे के ऊपर रखता है। वहीं पे इबिसु ये साओ से कहता है अगर ये अंडा टूट के अंदर से कुबड़ा ड्रैगन निकला तो फिर सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये साओ से कहता है टोना न लगाओ, तुम चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारा साला टोना लगाना ही काम है, तुम वेल्थ नहीं सेट गॉड हो। जिसके बाद ये साओ अंडे के ऊपर हाथ रखता है और अंडे को फोड़ देता है, तो फिर उसके अंदर से ड्रैगन बाहर निकलता है। फिर ये साओ उसे देख के हैरान था क्योंकि इसका रंग हरा था। की सिस्टर ताओ भी आगे से कहती है कि ये तो रेडिएंट ड्रैगन जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। ड्रैगन ने बोला था कि उसी ने अंडा दिया है, कुछ तो गड़बड़ है भाई इसमें, कहीं उसने भी तो अंडा नहीं चुराया अपनी बीवी के पास से। यहाँ तक कि ये साओ भी आगे से कहता है इसका कलर हरा क्यों है भाई। जिस पे इबिसु आगे से कहता है कि रेडिएंट ड्रैगन ने पक्का चीटिंग की होगी। लेकिन जब हमें इस ड्रैगन के बच्चे के स्टैट दिखाए जाते हैं तो हम लोग दंग रह जाते हैं। भाई का टाइप अजुरस क्राई ड्रैगन है, इसका टायर मिथिकल है, लेवल अभी सिर्फ 1 पे है। इसके स्टैट्स स्ट्रेंथ 500 है, कॉन्स्टिट्यूशन 500 है, एजिलिटी 500 है, स्पिरिट 500 है। टैलेंट में भाई के पास एब्सोल्यूट सेपरेशन है, क्योंकि भाई अपना मिथिकल टायर का बेस्ड है अजुरस स्काई ड्रैगन, तो फिर ये नेचुरली जो लो टायर के क्रिएचर्स हैं उन्हें यहाँ पे सप्रेस कर सकता है। तो फिर जो इसे लो टायर के यहाँ पे क्रिएचर रहेंगे उनके ऊपर ये 30% ज्यादा डैमेज मारेगा और उनसे 30% कम डैमेज लेगा जो मिथिकल टायर से कम के रहेंगे। और कि भाई अपना यहाँ पे ड्रैगन किंग है, अजुरस स्काई ड्रैगन है, एक सुप्रीम बिंग है ड्रैगन रेस के अंदर। तो फिर ये नेचुरली जितने भी ड्रैगन टाइप क्रिएचर्स हैं उनके ऊपर भी 50% का एक्स्ट्रा डैमेज मारेगा और जो इससे नीचे के रहेंगे यानी मिथिकल टायर से नीचे के रहेंगे ड्रैगन्स, ये उनसे 50% कम डैमेज लेगा। क्योंकि भाई के पास मिथिकल ब्लड लाइन है, एक मिथिकल टायर का ये बीस्ट है अजुरे ड्रैगन, तो फिर इसके जितने भी यहाँ पे स्टैट्स हैं वो सभी एकदम जल्दी जल्दी बूस्ट होते हैं। यानी कि इसका माना एनर्जी कम होगा तो वो 200 सेकंड के अंदर ही रीजनरेट हो जाएगा। 200 सेकंड ही इसकी एचपी यहाँ पे 100% हो जाएगी, माना भी। स्किल्स में भाई के पास अर्थ शेकिंग ड्रैगन रॉर है, जिससे ये पूरे एक ग्रुप को स्टन कर सकता है यानी कि सुन्न कर सकता है। साथ ही में भाई के पास एक और स्किल है जिसके अंदर ये यहाँ पे ड्रैगन की बिजली मार सकता है, यानी कि ये दहाड़ेगा तो आसमान से बिजली गिरेंगे एनिमीज के ऊपर, वो भी 20 मीटर के रेडियस के अंदर। और 1.5 सेकंड के लिए वो उसे स्टन भी कर सकती है। कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, बाहुबली या फिर नाहुबली है, कोई भी टायर का बीस्ट हो स्टन होगा ही होगा। ड्रैगन किंग्स ब्रेथ है, सिंगल टारगेट स्ट्राइक वाला है, यानी कि ये आग की बीम मारेगा किसी एनिमी के ऊपर जो 500% का डैमेज मारेगी। और क्योंकि ये ट्रू डैमेज अटैक है तो फिर ये एक जब एनिमी के ऊपर लॉक हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा। कोई फायदा नहीं कि बंदा कितना ही डॉज करने में माहिर हो, वो उसके ऊपर लगनी ही लगनी है। एक और चीज है जिसका नाम ट्रू ड्रैगन किंग्स राथ है, एक यूनिक टैलेंट स्किल है। क्योंकि ये अजुरे ड्रैगन है तो फिर ये जहाँ भी जाता है तो इसकी जो रेस है वो अनकंट्रोलेबल है, यानी कि ये जहाँ भी जाएगा सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगा। तो फिर इससे स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन और ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये आसपास के एनिमीज के ऊपर भी डैमेज मारता रहेगा अगर ये आसपास के एनिमीज से गुजरे तो। लेकिन इस स्किल को एक्टिवेट करने के बाद में 30 दिनों के लिए इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो 50% से कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 30 दिन पूरे होंगे तो फिर एट्रीब्यूट्स दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। ये तीनों ही आगे से कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही ब्रोकन कैरेक्टर नहीं है, इसकी जितनी भी एबिलिटीज हैं वो सभी ब्रोकन है, कोई इनका तोड़ ही नहीं है। और सबसे हैरानी की बात है कि ये सिर्फ बच्चा है, लेवल 1 का बच्चा। ये सब आगे से कहता है ये सिर्फ लेवल 1 पे है, लेकिन इसके स्टैट्स और बाकी सब कुछ एकदम हाई है। इबुसु ये साउ से कहता है बच्चे तूने गोल्ड के ऊपर हाथ मारा है। सिस्टर ताओ भी आगे से कहती है इसका फ्यूचर अनइमेजिनेबल है, ये डिस्ट्रक्टिव है और ये जितना ज्यादा बड़ा होते जाएगा उतना ज्यादा पावरफुल होते जाएगा। ये सब ड्रैगन बेबी से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि यार तुम बाहुबली निकलोगे, क्योंकि तुम ग्रे हो तो फिर मैं तुम्हें ग्रे बुलाऊंगा। भाई हरा है वो, लेकिन इसे ग्रे ही बुलाया जाएगा तो फिर हम इसे ग्रे ही बुलाएंगे। इबुसु आगे से कहता है कि चलो तुम्हारे इस पेट के साथ में मुझे कोई तुम्हारा पेट नहीं समझेगा अब। लेकिन तभी ये साओ की नजर इबुसु के हाथ के ऊपर पड़ती है तो वो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है। वह ये साओ अभी तक यहाँ पे इबुसु को उसके नाम से नहीं बोला था, उसे मेढक ही बुलाता है। तो वो चिढ़ते हुए कहता है कि पहले तो मेरा नाम इबुसु है, मुझे ये बुलाया करो, मेढक नहीं हूँ मैं, तुम्हारा मुंह पे छाप मार
मार दूंगा तेरे। ईसाओ आगे से कहता है ठीक है, लेकिन ये दिखने में बैज लगता है, ये है क्या चीज? जिसपे इबिसु आगे से बताता है कि जब वो लोग ड्रैगन लेयर के अंदर थे तो फिर ये उसने वहां से उठा लिया था और वो वापस मांग रहा था कि वापस दो मुझे ये। तो आगे से बताते हैं कि ये शायद से कैलेमिटी टायर का मार्क ऑफ फेरोसिटी हो सकता है। इस बैच का नाम मार्क ऑफ फेरोसिटी है, इसका ग्रेट कैलेमिलिटी है। अब ये एक तरीके से यहाँ पे बूस्ट की तरीके काम करता है। अगर ये मार्क ये 100 के पास है तो फिर उसके जितने भी स्टैट्स हैं वो 10% से बढ़ जाएंगे। साथ में फेरोसिटी मार्क का एक यूनिक इफेक्ट भी है, जिस किसी के पास भी ये मार्क होगा तो फिर उसके पास यहाँ पे अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, जिससे यहाँ पे उसकी जितनी भी स्किल्स हैं वो सभी ट्रिगर हो जाएंगी। उनके जो क्रिटिकल और बेसिक हिट रहेंगे, उनका जो बेसिक रेट रहेगा वो 20% से बढ़ेगा, जो क्रिटिकल हिट रहेगा वो 100% से बढ़ जाएगा। साथ ही में इसका एक यूनिक इफेक्ट था जो कि एक्टिवेट था, इसका नाम फियरसिस मास्कर था। इस मार्क की जो पावर है वो एकदम से अनलॉक हो जाएगी और 1000 स्पिरिट डैमेज देगी टारगेट के ऊपर। साथ ही मेरे क्रिटिकल हिट भी यहाँ पे डबल हो जाएगा, लेकिन इसका कूल डाउन 10 दिन है। सिस्टर ताओ को यकीन हो जाता है कि ये सच में यहाँ पे कैलेमिटी टायर का ही बैज है। वह पे इबिसु इस बैज को वापस मांगने लगता है, ये कहते हुए कि मैंने इसके लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, मुझे ये वापस चाहिए। इस पे ये साउ से कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हमारी जान जाते जाते बची है, तो कंपेंसेशन के तौर पे मैं इसे वापस लेने वाला हूँ। लेकिन इबिसु को ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। वो उससे कहता है कि मुझे वापस दो, नहीं तो तुम्हें हर दिन के लिए मुझे 10,000 कॉइन देने पड़ेंगे। तो फिर ये साउ आगे से जवान पलट लेता है। वो आगे से कहता है यार हम दोनों प्यारे दोस्त हैं यार, इबिसु तुम समझते क्यों नहीं, इतना ज्यादा कंजूस ना बनो, पैसों की बात आते ही तुम तो पिघल जाते हो। इबिसु आगे से कहता है कि ये सब बंद करो, मीठी मीठी बातें, साला जब भी तुम्हें जरूरत होती है तो साला तुम मुझे नाम से बुलाते हो, जैसे ही नहीं तैसे ही मुझे मेढक बुलाने लगते हो। लेकिन ये सब बैच वापस नहीं करता तो नहीं करता। वो इबिसु से कहता है इस बैच के साथ में वो लोग यहाँ पे गॉब्लिन्स को इजिली यहाँ पे खत्म कर सकते हैं और बहुत ज्यादा फॉर्चून कमा सकते हैं। ये सब जैसे इस बैच को पहनता है तो फिर वो एक हिडन क्वेस्ट को यहाँ पे ट्रिगर कर देता है। हिडन क्वेस्ट का नाम था दी फॉरबिडन एजुडिकेटर। फॉरबिडन का मतलब होता है किसी चीज पे पाबंदी लगा देना, यानी कि घर से बाहर ना निकलना, तो यानी कि तुम्हारे पर फॉरबिडन लगा दिया गया है। इस क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है कि हालांकि माइटी किंग ऑफ फॉरसिटी आवाज द्वारा सो कर लिया गया था, यानी कि खत्म कर लिया गया था, खा लिया गया था, लेकिन इस बैच को पहनने वाला अब यहाँ पे इसकी सच्चाई के बारे में जानेगा। इस हिडन क्वेस्ट का एक ही ऑब्जेक्टिव था, यानी कि महत्व था कि ये सौ को अब यहाँ पे फेरोसिटी का फैंग ढूंढना होगा। हालांकि इन दिनों को घंटा समझ में नहीं आता कि ये क्वेस्ट का मतलब क्या है और क्या करना है, लेकिन सिस्टर ताओ को यहाँ पे फैंग ऑफ फेरोसिटी के बारे में पता था। वो आगे से बताती हैं कि एक गॉड टायर का असैसिन डैगर है, जिसको यहाँ पे अबाइजल बीस्ट के दांतों से बनाया गया है। फैंग का मतलब दांत ही होता है और ये वेपन काफी ज्यादा जाना माना है, क्योंकि ये जो एक्सप्लोसिव अटैक करता है वो काफी ज्यादा हाई रहता है, इसीलिए उस डैगर और इस मार्क के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। हालांकि ये सौ के लिए अबाइस कॉन्टिनेंट के अंदर जाना काफी ज्यादा लंबी जर्नी होगी और इसीलिए इसमें टाइम लगने वाला है। उसी टाइम पे ये सौ के पास नोटिफिकेशन आता है कि उसका टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब उसे लॉग आउट करना पड़ेगा गेम के बाहर से, यानी कि गेम के अंदर वो इतना ही समय बिता सकता है। सिस्टर ताओ ये सौ से कहते हैं कि किसे पता ये डंजन क्या क्या कर देगी। हालांकि मैं तो चली भाई, मेरा काम खत्म हो चुका है, बस मेरा कॉइन मुझे दे देना, जिसके लिए ये सौ मान जाता है। वो आगे से कहता है कि हाँ मैं दे दूंगा। ये सौ तुरंत यहाँ पे लॉग आउट कर लेता है, क्योंकि गेम की वजह से उसकी हेल्थ खराब हो सकती है और गेम अभी तक रियलिटी के साथ मर्ज नहीं हुआ है, तो फिर उसे अपनी सेहत बचा के रखनी है ताकि वो ताकतवर बन सके। इसके बाद अगला दिन रियलिटी का होता है। सीधा ये सौ के घर पे ही दिन खुलता है, जहाँ पे ये सौ इस गेम के रिलेटेड सभी चैट्स को पढ़ रहा था, जहाँ पे सभी लोग इस गेम को गाली ही देते जा रहे थे, क्योंकि ये गेम काफी ज्यादा हार्ड था और कोई भी लोग इसे खेल नहीं पा रहे थे। मुश्किल से ही लोग लेवल 1 या फिर 2 को अचीव कर पा रहे थे, लेकिन उसके लिए भी इन लोगों को अपनी कई बार हेल्थ गंवानी पड़ रही थी, यानी कि बहुत बार मर रहे थे ये लोग, क्योंकि ये वर्चुअल रियलिटी गेम था, यानी कि बुद्धि के ऊपर एक होटल लगा के खेलना पड़ता है। इसीलिए जो लोग यहाँ पे कई बार मरे थे उन्हें यहाँ पे फिजिकल सिस्टम दिखाई दे रहे थे, यानी कि उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी बस लॉग आउट करने के बाद तुरंत ही। इसीलिए कई सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके थे, कई की तो ऑर्गन फेल हो चुके थे, मतलब किडनी जवाब दे गई थी गेम खेलने की वजह से। अब 2-2 घंटों तक गेम खेलोगे और मुदने नहीं जाओगे तो किडनी खराब हो ही जाएगी ना। इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा वार्निंग इशू लगा देती है इस गेम के ऊपर कि ज्यादा गेम ना खेलो भाई तुम लोग। इसीलिए कई सारे जो सिटीज है, कंट्रीज है, उन्होंने भी यहाँ पे इस गेम के ऊपर बैन लगा दिया है। ये सब आगे से यही कहता है कि अभी तो लगा दोगे, लेकिन जब ये रियलिटी के साथ मर्ज हो जाएगा तब क्या करोगे, तब तो गेम खेलना ही पड़ेगा ना। तभी ये सब के पास में यहाँ पे यानन की तरफ से मैसेज आता है, जो कि उससे कहती है कि नॉर्थ हुआ हॉस्पिटल में आओ, जोहोंग के लिए खाना लेके आओ और उसके जितने भी बिल्स है उन्हें पे कर दो। ये सब कर दो, मैं भूल जाऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया था।
यानी कि जूते छीन लिए थे ना, उस बात के रिलेटेड। अगर जू होंग के बारे में भूले नहीं हो तो ये वही आशिक है जिसको यहाँ पे ये साओ का दिल दिया गया था। ये साओ आगे से कहता है कि गेम के चक्कर में तो इसे भूल ही गया, इसे सबसे पहले ब्लॉक करो, और वो उसे ब्लॉक मार देता है। इसके बाद हम लोग जू होंग को देखते हैं जो कि येन रन से पूछ रहा था कि ये साओ ने तुम्हें तब से कांटेक्ट नहीं किया इतने टाइम के बावजूद, और तुमने इस बार उसे यहाँ पे कॉल किया है, तुम्हें लगता है कि वो आएगा? इस पे येन रन को फुल कॉन्फिडेंट था, वो आगे से कहती है आएगा, दौड़ते हुए आएगा। इस पे जू होंग आगे से कहता है हाँ भाई आएगा ही आएगा, उसकी रगों में यहाँ पे तुम्हारे लिए पैर दौड़ता है, जरूर आएगा। तब यहाँ पे डॉक्टर आता है जो कि इन लोगों से कहता है कि डिस्चार्ज बिल पहले पे कर देना, यानी कि बेड के ऊपर जो लेटे हुए हैं उसका बिल पहले पे करो, इलाज बाद में शुरू होगा। यानन को इसे दिक्कत थी और वो पूछती है कि ऐसा किस लिए। इस पर डॉक्टर आगे से बताता है कि उनका हॉस्पिटल इतने समय यहाँ पे पेशेंट से भरा पड़ा है जो ऑर्गन फेलियर से यहाँ पे सफर कर रहे हैं, जैसा कि जू होंग के साथ हुआ है क्योंकि वो भी गेम खेला था, इसलिए लोगों के पास बेड की कमी पड़ रही है। यानन को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो आगे से कहती है बेड की कमी पड़ रही है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि गरीब लोगों की जिंदगी की कोई भी कीमत नहीं है। इस पर डॉक्टर यहाँ से ये कह के चला जाता है स्पेशल सिचुएशन है यार, हम तुम लोग समझो यार, चाइना में रह रहे हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, पहले बिल दो और तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। जुहोंग यान रैन से कहता है कि फालतू में लड़ाई ना करो, ये गेम कुछ सिंपल नहीं है। और फिर जुहोंग का यही प्लान है कि डिस्चार्ज होने के बाद में वो खेलना चालू रखेगा, इसीलिए वो यान रैन से पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, मदद कर दो भाई हॉस्पिटल का बिल पहले देने में। लेकिन यान रैन के पास कोई भी धनराशि नहीं थी क्योंकि योसाओ ने उसे कोई भी पैसे नहीं दिए थे। भाई तुम लोग काम धंधा नहीं करते क्या यार, पार्ट टाइम जॉब ही कर लिया करो, इससे ज्यादा तो महीने के आखिर में कमा लोगे। इसे तो जुहोंग भी हैरान होता है कि ये साओ ने यहाँ पे यानन को मंथली अलाउंस नहीं दिया। उसे पूछता भी कि वो तो साला तुम्हें हर महीने 2 लाख रुपए दिया ही करता था। इस पर यानन को भी नहीं पता था कि उसने पैसे किस लिए नहीं दिए, लेकिन वो आगे से कहती उसे क्या लगता है कि मेरे ऊपर पैसा खर्च के वो मुझे जी सकता है, मैं भी उसे देख देख के परेशान हो गई थी। लेकिन जुहोंग उसे मक्खन लगाते हुए कहता है कि देखो यानन, ये साओ को एक और मैसेज भेजो और उसे थोड़े से पैसे मांगो, क्योंकि वो यहाँ पे एक डूम्सडे गेमिंग स्टूडियो खोलने के बारे में सोच रहा है, इसीलिए पैसों की जरूरत है यहाँ पे उसे। बाकी ये साओ से उन लोगों को कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन पैसों से मतलब जरूर है। इस पे यानन भी आगे से कहती है तुम चिंता ना करो, वो जैसे ही यहाँ पे आएगा मैं उसे थोड़ी मीठी मीठी बातें करूंगी और पैसे लेके उसके ऊपर लात मार के भगा दूंगी। हम लोग ये साओ को देखते हैं और ये सो के जैसे ही उठता है गेम के अंदर घुस जाता है। कहता है कि एबिसो भी आगे से यही कहता है कि साले खा पी तो लेते कम से कम, साला तुम उठे और मुझे भी उठा दिए। इस पे ये साओ उसे कहता है कि हम लोगों को लेवल अप करके ये विलेज छोड़ के जाना है, तभी हम लोग यहाँ पे पावरफुल लोग बन पाएंगे। वहीं पे कई सारे लोग यहाँ पे पार्टी बना रहे थे, कई सारे एरियाज को यहाँ पे क्लियर करने के लिए, खासकर गॉब्लिन एरिया को। वहीं पे ये साओ इन लोगों के बीच में खड़ा हुआ था जिसका लेवल 10 था। एयर बोर्ड पे है ना इसका नाम, तो फिर इसका नाम सबको दिखाई देता है, इसीलिए कई सारे लोगों का फोकस यहाँ पे ये साओ के ऊपर बढ़ता है और वो सभी लोग ये साओ के पीछे पड़ जाते हैं कि हमारे साथ पार्टी ज्वाइन कर लो, हमें भी कोई चीज बता दो। ये साओ जल्दी से अपना चेहरा छुपाता है और यहाँ से भागने लगता है, ये कहते हुए भागो नहीं, ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। एबिसो से कहता है तेज भागो नहीं वो तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें नंगा कर देंगे। इसीलिए ये साओ अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ भागता है और खतरनाक एरिया के अंदर चला जाता है, जहाँ पे सिर्फ लेवल 10 के ही लोग जा सकते हैं और कोई भी नहीं जा सकता, इसलिए बाकी लोग उसके पीछे नहीं जाते हैं और बीच में ही रुक जाते हैं। जिसके बाद ये साओ आगे बढ़ता है और वहाँ पे एक कासल था जिसके ऊपर एक गार्ड खड़ा हुआ था। वो ये साओ से कहता है कि ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए नहीं है। तो ये साओ उससे कहता है कि वो यहाँ पे स्टार्ट एडवांसमेंट ट्रायल करने के लिए आया है। वो गार्ड ये देख के हैरान होता है कि ये साओ इतने जल्दी लेवल 10 पे पहुंच गया और वो उससे पूछता है कि तुम्हारी टीम कहाँ पे है। ये साओ उससे कहता है कि वो ट्रायल सोलो करना चाहता है, उसे टीम की जरूरत नहीं है। गार्ड उसे कैजुअल वार्निंग देता है ये कहते हुए कि नॉर्मल डिफिकल्टी भी यहाँ पे एक अलोन वॉरियर के लिए सुसाइड के बराबर है। लेकिन ये साओ को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो गेम खेलने के लिए आया है तो वो गेम ही खेलेगा। वो जाते हुए कहता है कि उसे चिंता की बात नहीं है, वो यहाँ पे इजिली जी जाएगा। इस पे गार्ड आगे से कहता है लो एक और यहाँ पे रेकलेस वॉरियर आ गया, देखते हैं कि ये क्या उखाड़ पाता है। इसके बाद ये साओ ट्रायल शुरू करता है तो फिर उसे यहाँ पे डिफिकल्टी के बारे में पूछा जाता है जो कि नॉर्मल से अवायस थी। ये साओ यहाँ पे अवायस डिफिकल्टी चूज करता है जो सबसे हार्ड डिफिकल्टी थी। इसको देख के वो गार्ड हैरान हो जाता है कि इस हरामी ने यहाँ पे डिफिकल्टी अवायस चूज की है, इसका दिमाग तो ठीक है ना। यहाँ तक कि एबिसो भी उसे यही पूछता है कि यार तुम लेवल 10 पे हो और तुम यहाँ पे सोलो अवायस डिफिकल्टी कंप्लीट करना चाहते हो, तुम सीरियस तो हो ना। ईसा उससे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं ये हैंडल नहीं कर पाऊंगा, जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तो फिर मेरे पास ब्रोंज गियर के इलाइट आर्मर सेट थे और एक इलाइट टीम थी, लेकिन हम लोग वाइप आउट हो चुके थे क्योंकि वो पिछली बार यहाँ पे यान रैन को कैरी कर रहा था, लेकिन इस बार वो अकेला आया है तो फिर वो बदले के लिए आया है। जिसके बाद वो यहाँ पे लिटिल ग्रे को बाहर निकालता है
और लिटिल ग्रे के साथ में यहाँ पे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, वो साला अकेला ही मिथिल ग्रेड का बीस्ट है। लेकिन ये सब का जो भी कॉन्फिडेंस था वो एक झटके के अंदर ही धूल में बदल जाता है, क्योंकि तभी पीछे से यहाँ पे सैवेज स्नो वुल्फ बाहर निकलता है जो कि म्यूटेटेड था। इसका लेवल 10 था, इसकी एचपी यहाँ पे 5000 थी, माना 5000 था, स्ट्रेंथ 300 थी, कॉन्स्टिट्यूशन 500 था, एजिलिटी 300 थी और स्पिरिट 500 थी। स्किल्स और पैसिव दोनों अननोन थे। डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि एक म्यूटेटेड अबायस क्रीचर टोटल डिस्ट्रक्शन के बराबर होता है। अगर इसकी नजर एक बार तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो सिर्फ मौत ही तुम्हारा इंतजार करेगी और कुछ भी नहीं। जिससे ये 100 की फटके चारों हो जाती है। वो आगे से कहता है ये कहाँ पे आ गया भाई अचानक से, इसकी एचपी इतनी ज्यादा कैसे है। इसके बाद वो लिटिल ग्रे को आगे भेजता है, ये कहते हैं बाबू तुम जाओ आगे। खैर लिटिल ग्रे आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे ड्रैगन किंग ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए लेजर बीम सीधा स्नो वुल्फ के ऊपर मारता है तो उसे 2500 का डैमेज पड़ता है। जिसके बाद वो यहाँ पे नॉर्मल स्लैशेस मारता है जो 500-600 के आसपास थे। तो फिर स्नो वुल्फ बजर के स्टेट के अंदर चला जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाता है। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे लिटिल ग्रे वर्ल्ड शेकिंग ड्रैगन्स रॉर का इस्तेमाल करता है, जिससे स्नो वुल्फ कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे स्टन हो जाता है और लिटिल ग्रे उसी का फायदा उठाते हुए अपनी ब्रेथ का इस्तेमाल दोबारा करता है और 500-600 के डैमेज मारते रहता है। इसी के चलते सक्सेसफुली वो लोग यहाँ पे म्यूटेटेड स्नो वुल्फ को हरा देते हैं। जिससे लिटिल ग्रे का लेवल अप होता है और वो 2-3 से सीधा 4 पे आ जाता है। जिससे लिटिल ग्रे के जितने भी बेसिक स्टैट थे वो सभी बढ़ जाते हैं, पहले 500 थे 700 हो जाते हैं। इसे लिटिल ग्रे को एक नई एबिलिटी मिलती है जिसका नाम ड्रैगन्स फैंग्स था। दरअसल ड्रैगन्स यहाँ पे मैजिक के नेचुरल एनिमी होते हैं, यानी कि मैजिक टाइप एनिमीज के वो सबसे इजी टारगेट रहते हैं। लेकिन अपना लिटिल ग्रे यहाँ पे किंग ऑफ ड्रैगन्स है, अज़ुर स्काई ड्रैगन है, तो फिर वो यहाँ पे सभी मैजिक्स को कुछ टाइम के लिए साइलेंस कर देगा और आसपास के जो मैजिक टाइप के एनिमीज होंगे उनके ऊपर यहाँ पे 500% का स्पिरिट डैमेज मारेगा। स्पिरिट मीन्स मैजिक एक तरीके से। अगर स्पिरिट डैमेज हो जाएगा तो कुछ टाइम के लिए एनिमीज मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसका कूल डाउन कुछ ज्यादा ही था, 300 सेकंड था और कुछ टाइम के लिए एनिमीज मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे 5 सेकंड के लिए। जिससे ये सब और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि लिटिल ग्रे इसी तरीके से पावरफुल बनते जा रहा था। क्योंकि उन लोगों ने म्यूटेटेड वुल्फ को हराया था तो फिर यहाँ पे वो ड्रॉप आइटम्स भी गिराता है, जिनमें से पहला आइटम ब्लड वुल्फ फैंग था, डैगर था ये, जिसका ग्रेड डार्क गोल्ड था और इसका इफेक्ट अभी तक पता नहीं था। साथ ही में स्नो वुल्फ बो भी था जिसका ग्रेड भी डार्क गोल्ड था और इसका भी इफेक्ट अभी तक पता नहीं था। एवसु आगे से कहता है कि डार्क गोल्ड के आइटम्स कोई भी सरप्राइज नहीं है, म्यूटेटेड बॉस हमेशा इस तरीके की लूट गिराते ही हैं। ये सब काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पिछली बार लूट के मुकाबले में ये वाले लूट काफी ज्यादा बढ़िया थी। लेकिन इसी टाइम में यहाँ पे दोबारा एक बॉस आ जाता है जो कि अबाजल टाइगर था और ये डिमोनिजेड था, यानी कि डिमोनिक था ये। इसका भी लेवल 10 है, इसकी एचपी यहाँ पे 8000 है, एमपी 8000 है, स्ट्रेंथ 400 है, कॉन्स्टिट्यूशन 800 है, एजिलिटी 300 है, स्पिरिट 500 है, स्किल्स और बाकी सभी चीजें अननोन है। डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि ये ट्विस्टेड क्रिएचर है, यानी कि घटिया खराब सा क्रिएचर है जो कि अबाया से पैदा हुआ है और इसकी पावर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और अगर इसकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो फिर मौत तुम्हारे बगल में ही खड़ी है। ये सब इसे भी देख के हैरान था, लेकिन इस बार वो पूरा कॉन्फिडेंट था। वो लिटिल ग्रे से कहता है जाओ और जाके इसकी छाती फाड़ दो। अबाजल टाइगर तुम्हें छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब लिटिल ग्रे इसके सामने जाता है तो फिर हमें साइज में डिफरेंस पता चलता है। लिटिल ग्रे की हाइट यहाँ पे 3 से 4 फीट होगी और ये सिर्फ इसके मुंह के बराबर का है टाइगर के सामने। ये किसी ट्रांसपोर्ट ट्रक के बराबर या फिर उससे भी बड़ा है। हालांकि ये तड़कती भड़कती फाइट हमें दिखाई नहीं जाती है दोस्तों, क्योंकि आधे घंटे के बाद हमें सिर्फ लूट ही दिखाई दी जाती है। हाँ, ऑथर ने ऑफ स्क्रीन ही अबायस टाइगर को पेल दिया। वहीं पे ये सब थक चुका था, साले तूने एक उंगली भी नहीं उठाई, तेरा पेट काम कर रहा था और तू कह रहा है कि तेरी टांगे जवाब दे गई हैं। एबुसु की बात मुझे ठीक भी लगती है कि इसने यहाँ पे सामान बटोरा है तो इसके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। वैसे ये लोग ये सारा सामान बेच के खाने ही वाले हैं क्योंकि इन लोगों के लिए सोना ज्यादा जरूरी है काम से ज्यादा। एक 100 सीड मिली थी इन लोगों को और साथ में 100 शॉट मिली थी। शॉट अपनी डार्क गोल्ड की और सील्ड अपनी गोल्ड ग्रेड की है और दोनों के इफेक्ट के बारे में अभी नहीं बताया गया। इबुसु को ऐसा लग रहा था कि अब वो लोग यहाँ से कल्टी मारने वाले हैं, लेकिन ये सब का प्लान कुछ और था। वो यहाँ के ट्रायल बॉस को चैलेंज करना चाहता था। इबुसु आगे से कहता है मजाक ना करो भाई, हम लोगों ने कई सारे बॉसेस को हरा दिया है जो लेवल 7 पे थे। तुम ये न कहना कि हम लोग एक और बॉस को हराना है। लेकिन ये सब को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी पिछली लैब में वो लोग यहाँ पे अबाइजल ट्राइगल के बॉस को इजिली हरा देते थे क्योंकि वो सिर्फ एक लॉर्ड लेवल का था। लेकिन लिटिल ग्रे अब यहाँ पे इजिली डिमोनिक मॉन्स्टर्स को हरा सकता है जो लेवल 10 पे भी हो। इसलिए
इसलिए यहाँ पे ये साओ का ये सत्य सिद्ध अधिकार बनता है कि वो यहाँ पे ट्रायल बॉस को भी चैलेंज करे और उसे भी हराए। इसके बाद वो यहाँ पे धीरे धीरे करके किले के अंदर जा रहा था और एबुसु से कह रहा था कि आज मैं दिखाऊंगा कि प्रो का मतलब होता क्या है। इससे एबुसु आगे से कहता है कि मुझे तुम जो भी दिखा दो, मुझे तुम यहाँ पे अनरिलायबल ही लगोगे, जिसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जाता। ये साओ एक कदम जैसे सीढ़ी के ऊपर रखता है तो उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि वो अबायस के अंदर आ चुका है। ये साओ सिस्टम से पूछता है कि ये अबायस क्या चीज होती है भाई। सिस्टम उसे बताता है कि एकदम खतरनाक एरिया के अंदर जा रहे हो, अगर सही सलामत रहना चाहते हो तो अभी की अभी तुरंत यहाँ से कल्टी मार लो। ये सब अपनी पास्ट लाइफ के अंदर यहाँ से कल्टी मार लिया था क्योंकि वो ऑनर ऑफ मैन था और प्यार के चक्कर में उसे यहाँ पे येनन को नुकसान नहीं पहुंचाना था। लेकिन इस लाइफ के अंदर वो यहाँ पे अबायस का एनवी है, इसलिए उसके अंदर यहाँ पे पावरफुल बनना ही है पूरे एपोकलिप्स गेम के अंदर, तो फिर उसे यहाँ पे अंदर जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो यहाँ पे अबायस के एकदम लोवेस्ट फ्लोर पे आ जाता है जहाँ पे उसके सामने बॉस बैठा हुआ था। इसका नाम अबायस वंडरर था और ये किंग था। इसका लेवल 10 था, हेल्थ अननोन थी, स्ट्रेंथ 0 थी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन 5000 था, एजिलिटी भी 0 थी, स्पिरिट 500 थी, टैलेंट अननोन था और साथ ही में स्किल्स भी अननोन थी। इसके डिस्क्रिप्शन में बस इतना ही लिखा हुआ था, अबायस से शुरू अबायस से खत्म। एबुसु और लिटिल ग्रे दोनों ही ये देख के हैरान हो जाते हैं। आगे से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि ये लॉर्ड लेवल का होगा, ये तो साला किंग लेवल पर है। ये सौ भी आगे से ये कहता है कि उसे भी नहीं पता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। उसकी पास्ट लाइफ में ये लॉर्ड लेवल का ही बॉस था लेकिन ये किंग लेवल का कैसे बदल गया मुझे नहीं पता। वहाँ पे 5000 स्पिरिट पॉइंट्स को देख के ये सौ को अंदाजा लग जाता है कि ये प्योर मैजिक बेस्ड क्लास ही है, यानी कि बॉस अपना मैजिक टाइप की अटैक करेगा। एजिलिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों बिल्कुल 0 हैं, यानी कि ये नॉर्मल अटैक तो करेगा नहीं और अटैक स्पीड एकदम 0 होगी, मतलब नॉर्मल होगी, स्लो होगी। लेकिन अगर इसने तुम्हें एक भी बार हिट मार दिया तो फिर तुम पक्का मारे जाओगे। एबुसु ये सौ से साफ कह देता है अगर तुम मरे तो मैं तुम्हारी लाश खींच के बाहर नहीं ले जाने वाला और भाग में अलग से जाऊंगा। ये सौ लिटिल ग्रे से कहता है कि किंग लेवल का बॉस कुछ ज्यादा ही हैरान है और खतरनाक है, इसलिए अपनी स्किल्स को मनचाहे तरीके से इस्तेमाल न करना, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। वह भी जो किंग लेवल का बॉस था ये एकदम स्लो मोशन में चल रहा था, ये एक एक कदम बच्चों की तरीके ले रहा था एकदम फुल स्पीड में। ये कितना भी स्पीड से चले लेकिन चलेगा तो धीरे धीरे ही। लिटिल ग्रे तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए बॉस के ऊपर इर्द गिर्द तरीके से फायर बीम मारते ही रहता है, जिसको बॉस इजीली अपने हाथ की मदद से अटैक कर ब्लॉक कर ले रहा था। वह पेयर्स और लिटिल ग्रे से कहता है कि इसको कोई भी स्किल कास्ट करने ना देना, क्योंकि अगर इसने कास्ट की तो फिर हमारी फास्ट हो जाएगी। उसी टाइम पे किंग लेवल बॉस है, ये सौ की तरफ देखता है एकदम पलट के और वो हिलना बंद कर देता है, वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये सौ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिससे एबुसु को समझ में आ जाता है कि ये स्पेल कास्ट करने वाला है। तो फिर किंग लेवल बॉस अपने स्टाफ को ऊपर उठाता है और वो यहाँ पे मैजिक कास्ट करना शुरू कर देता है, जिससे ये सौ के ऊपर लगातार यहाँ पे बॉम्ब गिरना शुरू कर देते हैं और धमाके होने लगते हैं। और वंडरर किंग यहाँ पे सिर्फ ये सौ को ही टारगेट कर रहा था, उसी के ऊपर वो यहाँ पे बम गिरा रहा था। इसलिए ये सौ जल्दी से यहाँ पे लिटिल ग्रे से कहता है कि मुझे बचाओ। तो लिटिल ग्रे तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे बॉस के ऊपर लगातार फायर बीम का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करते रहता है और उसे पीछे गिरा देता है, जिससे वो बॉस अचानक से नीचे गिर जाता है और यहीं पे ही वो नॉकआउट हो जाता है। अब ये कैसे मरा मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी हेल्थ अननोन थी। जैसे पीछे की तरफ इसका जो क्राउन है यानी सिंहासन है उसके टूटने की वजह से ये मरा है। खैर जो भी हो, एबुसु आगे से कहता है कि देखो भाई, अगली बार अगर ऐसी खतरनाक जगह पे लाना तो फिर मुझे पहले ही बता देना, मैं यहाँ पे नहीं आने वाला। खैर इन लोगों ने इस किंग लेवल के बॉस को हरा दिया था, ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया था। इसे लिटिल ग्रे लेवल 10 पे यहाँ पे पहुंच जाता है, क्योंकि ये सौ पहला एडवेंचरर है जिसने यहाँ पे अबायस ट्रायल को कंप्लीट किया है हाईएस्ट डिफिकल्टी पे, इसीलिए उसके सभी एट्रीब्यूट्स में से 5-5 पॉइंट बढ़ा दिए जाते हैं। वह पे ये सौ एबुसु से कहता है कि मुझे नहीं पता था यार कि तुम इतने फट्टू हो, जिसपे एबुसु आगे से कहता है कि फट्टू तो तुम भी हो, तुम भी तो तेज भाग रहे थे, ये मत कहो कि तुम नहीं भागे थे। इस पे ये सौ आगे से कहता है चुप रहो तुम, पतलून ना उतारो तुम। इसके बाद वो लोग बॉस की तरफ आगे बढ़ते हैं ड्रॉप आइटम्स को चेक करने के लिए। जिसके बाद लीडर बोर्ड के ऊपर पूरी तरीके से अनाउंसमेंट की जाती है कि ये सौ वो पहला प्लेयर है जिसने यहाँ पे अबाइजल ट्रायल को कंप्लीट किया है। वो पहला एडवेंचरर है जो कि यहाँ पे अबाइजल ट्रायल की अबाइजल डिफिकल्टी को क्रिएट किया है, जिससे ये सौ को यहाँ पे लेजेंडरी टाइटल मिलता है अबाइज एनवी का। अबाइजल के बारे में यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स पहली बार सुन रहे थे, उन लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ ट्रायल भी होता है। हालांकि ये प्लेयर्स काफी ज्यादा खुश थे कि टॉप प्लेयर उनकी ही निशन से है। इसी बीच हम लोग यहाँ पे एक गिल्ड लीडर को देखते हैं जो कि अपने लोगों से कहता है कि
कि ये बंदा जो लीडर बोर्ड के ऊपर है ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है, ये इसके बारे में जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करो। इस पे एक लड़की आगे से बताती है कि ये पहली बार बिगनर विलेज के अंदर नंबर 9527 के हिसाब से आया था, तो ये पक्का जियांग सिटी से ही होगा। जिसके बाद वो अपने कुछ लोगों से कहता है कि किसी को जियांग सिटी भेजो और किसी से कहो कि वो पूरी सिटी को थोड़ा सा चेक करे और पता लगा कि ये बंदा कौन है। जिसके बाद हम लोग जू होंग और यान रैन को देखते हैं और ये दोनों भी गेम के अंदर आ चुके थे। ये दोनों भी यहाँ पे ये अनाउंसमेंट देखते हैं कि ये साओ पहला प्लेयर बन चुका है। हालांकि इन लोगों को पता नहीं है कि ये प्लेयर ये साओ ही है। हालांकि जू होंग आगे से यान रैन से कहता है कि हमें इसके साथ टीम अप करना चाहिए, अगर ये हमारी टीम में आ गया तो फिर हम लोग यहाँ पे बहुत ही तेजी से प्रगति करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम लोगों को यहाँ पे ये साओ जैसे बंदे की जरूरत है जो हमारे लिए खर्चा पानी करेगा। यान रैन को यहाँ पे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था ये साओ को बार बार कांटेक्ट करने से, क्योंकि उसको बेइज्जती फील हो रही थी। लेकिन जू होंग उससे कहता है भरोसा रखो यार मेरे ऊपर तुम, ये साओ एक नंबर का नसीड़ी गेमर है और उसके जैसा अमीर कोई नहीं है, वो एक गेमिंग एक्सपर्ट है, वो हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। यान रैन मना कर देती है ये कहते हुए कि अब मैं उसे कांटेक्ट नहीं करने वाली, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो फिर तुम खुद जाके मांग लो। तो फिर जू होंग उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे मंथली खर्चे का क्या भाई, वो कौन भरेगा। बाय द वे मुझे ये बात हजम हो नहीं रही कि यान रैन ने यहाँ पे सेकंड लेवल के रिच बंदे को छोड़ दिया सिर्फ इस गरीब के लिए, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। खैर प्यार अंधा होता है, सब कुछ बंद कर देता है। यान रैन जू होंग से कहती है कि यार तुम बार बार ये सब को क्यों ले आते हो, ये हम लोगों के लिए काफी ज्यादा रेयर है कि हम लोग क्वालिटी टाइम अकेले यहाँ पे स्पेंड कर पा रहे हैं। मैंने आज तक कभी गेम नहीं खेला, मुझे सिखाओ कि गेम कैसे खेला जाता है। तो इसके लिए जू होंग मान जाता है कि चलो पता लगाते हैं कि लेवल अप कैसे करते हैं। खैर हम लोग ये सौ को देखते हैं और जब इसे लूट मिलती है तो फिर कुछ भी माल नहीं गिरा था, सिर्फ एक फ्रेगमेंट को छोड़ के, जो कि अबाइजल स्टोन था। बाय द वे इसका ग्रेड अननोन है, इसका आइडेंटिफिकेशन अननोन है, यानी कि ये क्या चीज है किसी को नहीं पता। हालांकि ये सौ ने ये फ्रेगमेंट अपनी पास्ट लाइफ के अंदर भी कभी भी नहीं देखा था। ये सौ इस बात को इग्नोर करता है और यहाँ से तुरंत बाहर चला जाता है, क्योंकि अब उसे विलेज छोड़ के मेन सिटी जाना है। ये सौ जब ट्रायल खत्म करके बाहर निकलता है तो गार्ड उसे देख के हैरान रहता है और कहता है कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, तुमने इस ट्रायल को यहाँ पे अकेले कैसे क्लियर कर लिया, वो भी अबाइजल डिफिकल्टी के साथ में। ये सब और दिखाते हुए कहता है कि समय बर्बाद करना बंद करो, चुपचाप मुझे मेन सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट करो। तो वो गार्ड यहाँ पे इज्जत दिखाते हुए तुरंत गेट को बाहर निकालता है और ये सौ को बधाई देता है, ये कहते हुए कि आपका जीवन सफल हो मालिक, आप इस गेट से मेन सिटी के लिए जा सकते हैं। साथ ही में वो गार्ड अपने पास यहाँ पे एडिशनल कुछ चीज भी देता है, क्योंकि उसने यहाँ पे अबाइजल लेवल की एडवांसमेंट ट्रायल को क्लियर किया था, तो फिर उसे यहाँ पे एक एपिक लेवल का बैच भी दिया जाता है, जो कि वेज ऑफ वेलोर था। वेज ऑफ वेलोर भी उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से वेज ऑफ फेरोसिटी काम करता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये सब मेन सिटी के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम लोग वाइल्ड लीफ ऑफ मेन सिटी को देखते हैं। ये लोग जब मेन सिटी के अंदर ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, ये पूरी तरीके से खाली इलाका था। रातों तो बंदे की फटके चार हो जाए सिर्फ भूतों के मारे। ये सब अपने लोगों से बताता है कि उन लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे बीस्ट मास्टर गोडॉल को ढूंढना पड़ेगा। एबुसु उससे पूछता है कि तुम पहले ही बीस्ट टेमर बन चुके हो तो फिर तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत क्यों है। ये सब उसे बताता है कि तुम्हें बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। कुछ ही देर के अंदर ये सब बीस्ट मास्टर गोटॉल को ढूंढ भी लेता है। ये सब गोल्टॉल के पास जाते हैं, उससे कहता है कि वो यहाँ पे अपनी जॉब को ट्रांसफर करना चाहता है। निकल गोल्टॉल आगे से मना कर देता है, ये कहते हुए कि देखो भाई अगर तुम्हें कोई और चाहिए जॉब ट्रांसफर के लिए तो कोई और ढूंढ लो, मुझे परेशान ना करो। ये सब आगे से बताता है कि वो यहाँ पे हिडन क्लास के अंदर जॉब ट्रांसफर करना चाहता है बीस्ट विस्परर के तौर पे, और ये चीज और कोई हैंडल नहीं कर सकता है। गोटॉल ये सब से कहता है तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ पे बीस्ट विस्परर बन सकता है, पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ साबित करके दिखाओ, जंगल के अंदर जाओ और मेरे लिए 100 यहाँ पे डीमन वुल्फ की आंखें लेके आओ, तब मैं मानूंगा कि तुम पावरफुल हो। जिससे ये सब को एक नई क्वेस्ट मिल जाती है और एबुसु उससे पूछता है कि तुम्हें इस हिडन क्वेस्ट के बारे में पता कैसे चला। ये सब बिल्कुल भी यहाँ पे वुल्फ को खत्म करके उनकी आंखें ला के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। इस पे गोटॉल आगे से कहता है अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो फिर दफा हो जाओ, मेरा भी टाइम वेस्ट न करो। ये सब अपने पास से वेज ऑफ वेलोर बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि ये काफी होगा मेरी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। गोटॉल जैसे यहाँ पे बैज ऑफ वेलोर देखता है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बैज आसानी के साथ नहीं मिलता है। हालांकि गोटॉल आगे से यहाँ पे गलत एडवांसमेंट लेवल को चेक कर लेता है और ट्रायल के बारे में बताता है, तो ये सब उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि नहीं नहीं बच्चा, मैंने अबायस लेवल के ट्रायल को यहाँ पे कंप्लीट किया है। गोटॉल उसे पूछता है कि तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं, इस पे ये सब आगे से कहता है मैं अकेला ही काफी है। इस पे गोटॉल आगे से अपनी जबान लपेट लेता है, ये कहते हुए कि मैं जानता था कि तुम्हारे जैसा बंदा यहाँ पे मुझसे बात करेगा तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही होगा, तुम मर्दों के बीच में भी महामर्द हो। इस पे ये सब आगे से कहता है कि भी कुछ देर पहले तो तुम मुझे यहाँ पे लात मार के भगा दे रहे थे, अब क्या हुआ, अचानक से मीठी चुपड़ी बातें कहा करने के लिए लगे। ये सब गोटॉल से पूछता है कि अब उसे जॉब ट्रांसफर करने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस पे गोटॉल को कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन बस
बस वो ये देखना चाहता था कि ये साव ने यहाँ पे कौन से बीस्ट की मदद ली थी ट्रायल को पास करने में, जिसपे ये साव को कोई दिक्कत नहीं थी और वो यहाँ पे लिटिल ग्रे को बाहर निकाल देता है, जिसको देख के गुटॉल और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अपना लिटिल ग्रे गॉड टायर का बीस्ट था, द प्योर रेडिएंट ड्रैगन। गुटॉल काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी पूरी जिंदगी में एक गॉड टायर का बीस्ट देखने को भी मिलेगा। और गुटॉल के दिल में दर्द होने लगता है। ये साव आगे से कहता है मरना नहीं, पहले मेरा जॉब ट्रांसफर करके तो तब तुम जाना जहाँ जाना है तुम्हें। इस पे गुटॉल आगे से कहता है कि वो आज तो यहाँ पे अपनी जॉब को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ये साव आगे से कहता है दिमाग ना खराब करो, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। इस पे गुटॉल उसे बताता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, बीस्ट विस्परर एक वर्दी टायर नहीं है यहाँ पे किसी गॉड टायर बीस्ट के लिए, ये क्लास तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हारी मुलाकात रॉयल चीफ बीस्ट टेमर से करवा देता हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगा। जिसके बाद वो अपने पास से एक रफेल लेटर भी निकालता है और ईसाओ को दे देता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे रॉयल चीफ बीस्ट टेमर से मिल सकता है बिना किसी दिक्कत के। जैसे ईसाओ की एक और हिडन क्वेस्ट एक्टिवेट हो जाती है जहाँ पे उसे रॉयल चीफ बीस्ट टेमर से मिलना था। एबुसु ईसाओ से कहता है कि तुम तो यार यहाँ पे हिडन क्लास के अंदर ट्रांसफर करने वाले हो अपनी क्लास को, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिसपे ईसाओ आगे से कहता है नहीं यार, अभी बहुत सारा काम बाकी है, वो करने के बाद ही हम लोग यहाँ पे रॉयल सिटी के लिए निकल सकते हैं जो यहाँ से कोसों दूर है। एबुसु दोबारा पूछता है कि अब क्या करने वाले हो, लेकिन ये साउ से नहीं बताता है, ये कहते हुए कि तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये सब बस उसको इतना ही बताता है कि वो लोग एक और हिडन क्वेस्ट करने वाले हैं। फिर हम लोग एक रॉयल प्रिंसेस को देखते हैं जो अपने गार्ड्स के साथ में बाहर टहल वहल रही थी। ये सब उसी के पास जाता है और एबुसु से पूछता है कि तुम इसके साथ क्या करने वाले हो, इसे बेच तो नहीं खाओगे। इस पे ये साउ से बताता है तुम समझते नहीं हो, ये सैरल है, पुराने सिटी लॉर्ड की वाइफ। बाय द वे ये विधवा हो चुकी है, हमारा सिटी लॉर्ड मर चुका है, ये खूबसूरत है और काफी ज्यादा अमीर भी है, बदकिस्मती से बस अब ये विधवा बन के रह गई है। ये साउ जब सैरल के करीब पहुंच रहा था तो गार्ड वहाँ पे उसे रोक लेता है। तो ये साउ सैरल के पास जाता है और वहाँ पे उसे रिस्पेक्ट देते हुए उसे पूछता है क्या उसका कोई आइटम खो गया है। वो काफी ज्यादा उदास दिख रही है, जिसपे सैरल बताती है कि हाँ उसका एक पर्सनल आइटम खो गया है, अगर ये साउ उसे ढूंढ के ले आता है तो वो काफी ज्यादा ग्रेटफुल रहेगी। जिससे ये साउ को एक और यहाँ पे हिडन क्वेस्ट मिल जाती है और वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। सैरल को जो चीज चाहिए थी वो बेसिकली बस एक फ्लावर ही था, इसीलिए एबुसु आगे से कहता है कि हम लोगों को गार्डन में ढूंढना चाहिए ना, या फिर सिटी के बाहर, तुम टाउन के अंदर क्यों घूम रहे हो। जिसपे ये साउ उसे बताता है कि उसको जो फ्लावर चाहिए वो कोई ऑर्डिनरी फ्लावर नहीं है। एबुसु फिर पूछता है तो फिर तुम्हें पता होगा कि वो फ्लावर कहाँ पे है। जिसपे ये साउ कहता है ऑफ कोर्स, और वो एक नॉर्मल सी दुकान पे आ जाता है। जिसपे एबुसु आगे से कहता है कि मैं बड़ा होकर तुझे गिरा के मारूंगा। पहले कहता है कि वो ऑर्डिनरी फ्लावर नहीं, जिसके बाद ऑर्डिनरी शॉप के अंदर आ जाता है उसे खरीदने के लिए। और बाय द वे ये जो दुकान थी ये किसी फूलों की भी नहीं थी, ये लकड़े वाले की दुकान थी, हार्डवेयर की शॉप थी ये। हालांकि ये साउ यहाँ पे कोई औजार लेने के लिए नहीं आया था, उसने सुना था कि ये शॉप का मालिक यहाँ पे ट्रेजर बॉक्सेस को भी सेल करता है। जिसपे मर्चेंट आगे से कहता है कि हाँ वो यहाँ पे ट्रेजर बॉक्सेस को भेजता है जिसके अंदर काफी सारा माल रहता है, कुछ तो यहाँ पे लेजेंडरी ग्रेड की भी रहते हैं, बस प्राइस का डिफरेंस रहता है। और मर्चेंट उससे पूछता है कौन सा वाला दिखाऊं, गरीबों वाला या अमीरों वाला या फिर टेक्निकल गुरुजी वाला। जिसपे ये सब आगे से कहता है टेक्निकल गुरुजी वाला सबसे महंगा। जिसपे मर्चेंट अपने पास एकदम भारी भरकम बॉक्स निकालता है और ये साउ से कहता है कि उसकी दुकान का सबसे महंगा ट्रेजर बॉक्स है, इसकी कीमत यहाँ पे 10,000 गोल्ड कॉइन है पर बॉक्स की। जिसपे ये साउ आगे से कहता है कि एक नहीं चाहिए, जितने हैं सब निकाल दो, टेक्निकल गुरुजी को हराना है आज हमें। पैसों की चिंता ना करो, पैसों में यहाँ पे अपनी छाती पे लग के रखता हूँ, गिराते जाता हूँ, जब गली से गुजरता हूँ तो लौंडे पैसा बटोरने आते हैं। मर्चेंट उससे कहता है कि तुम सच में इतना पैसा फूकने वाले हो, तुम्हें यार एक बॉक्स ओपन करना है। ये साउ आगे से कहता है बोलो नहीं हाथ चलाओ। तो फिर मर्चेंट एक एक करके यहाँ पे बॉक्सेस को ओपन करता है। एक के अंदर डुअल ब्लेड एक्स निकलती है ब्रोंज ग्रेड की, एक के अंदर हेल्थ ग्रेड का पोर्शन बाहर निकलता है एकदम लार्ज वाला, और एक के अंदर कटी हुई ब्रेड बाहर निकलती है, जैम लगा के खा लो। और ये गेम का सबसे बेकार सिस्टम है भाई, इतना पैसा फूक के अगर तुम्हें ये चीज दिख जाए ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। आधे घंटे तक ये लोग कचड़ा ही खोलते रह जाते हैं। और ये साउ ने अभी तक 100 से ज्यादा बॉक्स खोल डाले थे, सिर्फ एक ही बचा था। ये साउ उसे कहता है कि इसे भी खोल डालो, चिंता न करो, पैसा बहुत है हमारे पास। और कहीं आखिरी वाले बॉक्स के अंदर ये साउ को वो फूल मिलता है जो कि यहाँ पे सरल को चाहिए था। इस फ्लावर का नाम है ब्यूटीफुल फ्लावर, हाँ यही नाम है। डिस्क्रिप्शन में बस इतना ही कहा गया है कि ये एक ब्यूटीफुल फ्लावर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसका
काम अनजान है। ये सब को ये फूल मिल जाता है, वो तुरंत यहाँ से कल्टी मार लेता है सरल के पास में ताकि वो सरल को ये फूल दे सके। वह फिर सरल अपनी पर्सनल मेड से पूछ रही थी क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई मेरे लिए वो फूल ढूंढ के ला सकता है। जिस पे वो मेड आगे से कहती है ऑफ कोर्स कोई ढूंढ के ला सकता है, उसके चाम के साथ में उसे कोई भी चीज यहाँ पे मिल ही सकती है। तब यहाँ पे दूसरी मेड आती है जो कि सरल को बताती है कि बंदा एक बाहर खड़ा है और वो ये कह रहा है कि आपको जो फूल चाहिए था वो ले आया है। जिस पे सरल काफी ज्यादा हैरान होती है और तुरंत कपड़े पहन के बाहर आ जाती है। एडिटर भाई साहब प्लीज इस चीज पे गौर दीजिएगा कि ऐसे सीन से येलो डॉलर ट्रिगर कर सकते हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ एडिटर मेरा इंग्लिश समझता है, उसे हिंदी नहीं आती। सरल ये सौ से पूछती है कि तुम्हें सच में वो फूल मिल गया। जिस पे ये सौ बक्सा आगे करते हुए कहता है कि आप जैसी खूबसूरत औरत ही इसे देख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे सरल उस बॉक्स को खोलती है तो फिर अंदर फ्लावर था और वो फ्राउल को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से इसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे कभी मिला ही नहीं। मिलता भी कैसे, स्क्रिप्ट के अंदर ही कहा था। सरल अपनी खुशी को कंट्रोल करती है और ये सौ से कहती है कि उसने यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी मदद की है, अगर उसे कोई भी रिवॉर्ड चाहिए तो वो मांग सकता है। पैसे, रेयर आर्टिफैक्ट, दौड़ा कौड़ी जो चाहिए वो ले सकता है। वो ईसा साफ मना कर देता है ये कहते हुए कि उसे पैसे और आर्टिफैक्ट की जरूरत नहीं है, मैं तो भाई पैसे ले लेता, पैसे नहीं छोड़ता मैं। इस पे सरल का गलत मतलब भी समझ लेती है। वो आगे से कहते अगर तुम्हें पैसा और आर्टिफैक्ट नहीं चाहिए तो फिर शायद से मुझे अपने आप को तुम्हें ऑफर करना पड़ेगा रिवॉर्ड के तौर पे। इस पे वो वाला मीम शूट करता है, शीतल यार कुछ तो शर्म करो, तुम्हें कौन पटाना चाहेगा। ये सब सरल से कहता है कि तुम गलत मतलब समझ रही हो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, दिन दहाड़े रात में चलता है पर दिन दहाड़े नहीं, गेम वाले परमानेंट बैन मार देते हैं यार। इस पे सरल आगे से पूछती है तो फिर क्या चाहिए भाई, बोलो, मुंह है ना। जिस पे ये सौ बताता है कि उसको यहाँ पे सरल की जरूरत बस सिटीजन स्टेटस पाने के लिए चाहिए, एक तरीके से सिटीजनशिप, जैसे वो सिटी के अंदर आ जा सके बिना किसी रोक टोक के। वह पे ये सौ की गंदी हरकतों की वजह से यहाँ पे सरल का फेवरेबिलिटी पॉइंट बढ़ गया था 20% से 20 पॉइंट से। और वो हंसते हुए कहती है कि तुम्हें ये चाहिए, मुझे लगा तुम्हें और कुछ चाहिए, ये तो काफी ज्यादा इजी है। जिसके बाद वो लिस्ट को यहाँ पे बुलाती है और उससे कहती है इसके सारे पेपर वो कंप्लीट कर दो और उसको यहाँ पे सिटीजनशिप दे दो। ये सौ की एक और यहाँ पे रिक्वेस्ट थी, दरअसल वो यहाँ पे वाइल्ड सिटी के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था ताकि उसे इर्द गिर्द घूमना न पड़े। सरल को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी बल्कि ये बढ़िया चॉइस थी, उसे अलग अलग होटल्स के अंदर रुकना नहीं पड़ेगा, उसके पास स्टेबल जगह रहेगी। लेकिन जब सरल जगह को चूज करती है कि उसने कौन सी प्रॉपर्टी चूज की है तो वो काफी ज्यादा हैरान थी। उसने एकदम जानते हो बिहार सा इलाका चूज किया था, वहाँ पे कोई भी गाड़ी आती जाती नहीं। कहते कि सरल पूछती है कि बेटा तुम ट्रैवल कैसे करोगे, तुम्हें सच में यहीं पे रहना है ना, तैर के जाओगे तो 2 घंटे लग जाएंगे दूसरी सिटी में आने में। लेकिन ये सब अपने डिसीजन नहीं बदलता और वो यही प्रॉपर्टी चूज करता है। तो सरल यहाँ पे सारे पेपर वर्क कंप्लीट करके उसके नाम पे ये प्रॉपर्टी कर देती है। कहता कि एबुसु भी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम प्रीसियस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट नहीं खरीद रहे हो, एक लोकल सी जगह खरीद रहे हो, तुम्हें लॉस होगा, इस तरीके से हम लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। ऐसा उससे कहता है कि तुम फ्यूचर से नहीं आओ, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मुझे पता है कि कौन सी जगह पे कौन सी जमीन खरीदनी है। और लिटरली बता रहा हूँ अगर मैं 2005 में पैदा हुआ और मेरे पास 5 साल के होने बुद्धि में साला बिटकॉइन खरीदूंगा दबा के, वो भी दुकान बेच दूंगा मैं अपनी। अगर वो भी नहीं खरीद पाया तो फिर जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे उस टाइम पे मैं एनवीडिया के शेयर खरीद लूंगा घर बार बेच के अपना, साला 3 ट्रिलियन की कंपनी है। खैर ये सब एबुसु को बताता है कि उसने उस जगह पे प्रॉपर्टी क्यों खरीदी बिहार के अंदर। दरअसल बहुत जल्द ही वाइल्ड लाइफ सिटी के ऊपर कई सारे स्ट्रेंज अटैक्स होंगे क्रिएचर्स के द्वारा, और जब वो पावरफुल बींग्स यहाँ पे अटैक करेंगे तो फिर बहुत सारी सिटीज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी या बैटल के अंदर चली जाएंगी। जैसे यहाँ पे जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसको यहाँ पे ये सौ नहीं खरीदा है और वो पूरी तरीके से फल फूल रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो पूरी तरीके से अभी खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे खरोच तक नहीं आएगी और कई सारे लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी वो जगह पूरी तरीके से पॉपुलेटेड यानी कि आबादी से भर जाएगी। इसके बाद वेस्ट साइड यहाँ पे फंक्शनल हो जाएगी और वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जगह होगी वाइल्ड लाइफ सिटी के लिए। इसलिए सौ इस जगह पे क्यों पैसे डाले भाई जो पूरी तरीके से बर्बादी होने वाली है, वहाँ पे उसे लॉस होगा। फिर हम लोग ये सौ को देखते हैं जहाँ पे वो सारे पेपर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनलाइज कर रहा था। अब ये सौ ना पूरा वेस्ट एरिया ये खरीदा है तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस टोटल कॉस्ट यहाँ पे 1.2 बिलियन है। और उसे पूछा जाता है जनाब पेमेंट कब करेंगे। ये सौ आगे से कहता है अभी कर देता हूँ यार, गेम के अंदर मैं किसी अरबपति से कम थोड़ी ना हूँ। और वो तुरंत पेमेंट कर भी देता है। जिसके बाद सरल यहाँ पे उसके लिए सिटीजनशिप की डॉक्यूमेंट ले आई थी। ये सौ काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो फाइनली यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सिटी का सिटीजन बनने वाला है। लेकिन ये सौ उसे बताती है कि नहीं, तुम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सिटी के सिटीजन ही नहीं बल्कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास ड्रैगन फिनिक्स एम्पायर के सिटीजन बन चुके हो। ये सौ को इस ड्रैगन फिनिक्स एम्पायर के बारे में नहीं पता था तो एबुसु उसे बताते हुए कहता है कि ड्रैगन फिनिक्स एम्पायर काफी ज्यादा बड़ा एम्पायर है, कि कई सारे पावरफुल वॉर्ड लॉर्ड्स को भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो यहाँ
पे फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप बन सके, ड्रैगन फिनिक्स एम्पायर के अंदर तुमने एक जैकपॉट हिट किया है। इससे ये साओ को समझ में आ जाता है कि जो सरल है वो यहाँ पे रॉयल डिसेंडेंट है। इस पे सरल आगे से कहती है, ऑफ कोर्स मैं हूँ, नहीं हो सकती क्या? इस पे ये साओ थोड़ी सी तारीफ करता है और वो यहाँ पे सरल से ये भी पूछ लेता है क्या उसे यहाँ पे किसी रॉयल बीस्ट टेमर के बारे में पता है। ये रॉयल बीस्ट टेमर सरल का अंकल ही था जो कि उसे पूछती है कि तुम अंकल स्टेर को क्यों ढूंढ रहे हो। इस पे ये साओ आगे से सरल के ऊपर लाइन मारते हुए कहता है उसको यहाँ पे बीस्ट टेमर प्रोफेशन के बारे में और जानना है और उसके मिशन के बारे में भी जानना है। इस पे सरल उसे बता देती है कि अंकल स्टेर यहाँ पे इंपीरियल कैपिटल के अंदर रहेंगे। हालांकि वो कहाँ रहता है, कब जाता है, कोई भी नहीं पता लगा पाता क्योंकि वो बंदा अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए सरल यहाँ पे उसके लिए मीटिंग सेट कर देगी। इस पे ये सब अपनी सिंसियरिटी दिखाते हुए सरल के हाथों के ऊपर किस करता है और ये रॉयल्टी टाइम पे पहले हुआ करता था। ज्यादा हैरान ना होना। सरल उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे मैडम ना बुलाओ, तुम मुझे यहाँ पे सोफिया बुला सकते हो। ये क्या है, अभी तक हम इसे सरल बुला रहे थे, अब ये सोफिया कैसे हो गया? खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, हम इसे सोफिया ही बुलाएंगे। एडिटर भाई साहब, दैट्स व्हाई आई सेड दैट वी शुड यूज सेम वेबसाइट सो वी हैव लेस कंफ्यूजन। इससे सोफिया के जो फेवरेबिलिटी पॉइंट थे वो 20% से और 20 पॉइंट से और बढ़ जाते हैं। साथ ही में ये सब वो पहला प्लेयर था जिसने यहाँ पे फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप ड्रैगन फिनिक्स एम्पायर के अंदर गेन की थी, तो फिर ये पूरी दुनिया के अंदर अनाउंस कर दिया जाता है। साथ ही में उसने यहाँ पे वो पहला प्लेयर था जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वाटरलीफ सिटी के अंदर खरीदी थी, वो भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है। और साथ ही में यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वाला चीज है यानी कि ये जो मेन सिटी का गेट है ये भी ओपन कर दिया जाता है ग्रेट जिया के प्लेयर्स के लिए, यानी सिर्फ चाइनीज प्लेयर्स के लिए। इससे यहाँ पे जो गेम की क्वालिटी थी यानी कि टाइम था वो भी बढ़ा दिया जाता है प्लेयर्स के लिए। एबुसो ये साव से कहता है अगर चेहरा चिकना हो तो फिर तुम साला कुछ भी खरीद और बेच सकते हो। इस पे ये साव आगे से कहता है कि साले तेरी किस्मत अच्छी है कि तुम उसे मिला है, कोई गंदा सा आदमी मिल जाता तो तू ये सब कुछ देख ना पाता। इसी के साथ ये साव अपना लेवल 11 पे आ जाता है और साथ ही में लिटिल ग्रे भी। इसके बाद ये अनाउंसमेंट बाकी प्लेयर्स के लिए भी की जाती है और सभी लोग दंग रह गए थे कि यहाँ पे एक बंदे ने फर्स्ट क्लास के सिटीजनशिप हासिल कर ली है और साथ ही में एक प्रॉपर्टी भी खरीद ली है। साथ ही में कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि साला इसके अंदर घर भी खरीद सकते हैं। वो लोग आगे से कहते हैं कि ये गेम है कि ये रियलिटी है, लेकिन लोग हैरान तो ये चीज देख के हुए थे कि साला प्रॉपर्टी खरीदने की वजह से गेम का टाइम बढ़ गया। वहीं पे कुछ लोग इसी बारे में सोच रहे थे अगर ये फर्स्ट क्लास का सिटीजनशिप है तो फिर हम लोग कौन से क्लास के हैं भी? थर्ड क्लास, लास्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, कौन सी क्लास में हम लोग? एक बंदा आगे से कहता है कि साला एक तो मैं रियल लाइफ के अंदर भी नोबडी हूँ, कोई नहीं जानता, लेवल कम है, ऑरा कम है, अब तो गेम के अंदर भी ऑरा कम होते जा रहा है। इन साले डेवलपर्स को क्या फूक के गेम बनाते हैं, कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं भाई, कैसे कोड बनाते हैं ये? इस पे एक बंदा आगे से कहता है कि किसी को पता भी है कि ये साला डेवलपर्स कौन सा है भाई, किन्होंने गेम बनाया है? ये पक्का अमेरिका की तरफ से है, ये खुफिया जासूस है ये। जिसके बाद हम लोग जू होंग और यान डैन की टीम को भी देखते हैं और ये लोग कर क्या रहे थे, गॉब्लिन्स को खत्म करके एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर रहे थे ताकि लेवल अप कर सके। वहीं पे यान थोड़ा सा खुश हो गई थी ये देख के, खुश का इम्प्रेस हो गई थी ये देख के कि यहाँ पे कि उनके ही नेशन का कोई बंदा है जो कि टॉप प्लेयर है। जिसके बाद वो लड़ाई के ऊपर गिव अप कर देती है और नीचे ही बैठ जाते हैं ये कहते हुए अगर वो टॉप प्लेयर इन लोगों को यहाँ पे लीड करता तो वो लोग अब तक यहाँ पे लेवल 4 या फिर 5 पे होते, ना कि अभी की तरह के वो लोग यहाँ पे एक सिंगल स्लैम को एलिमिनेट करने में ट्रस्ट कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं पे जूहोंग के जो बाकी टीममेट्स थे वो एकदम नाखुश थे स्टोन से। वो आगे से कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है, अगर तुम्हारी टीम से कोई दिक्कत है तो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम हमारे साथ जुड़ी हुई बस एक्सपीरियंस पॉइंट ले रहे हो और कुछ भी नहीं। इस तरीके से अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर तुम छोड़ क्यों नहीं देती? जूहोंग आगे से बात को संभालने की कोशिश करता है ये कहते हुए कि उसकी दोस्त का ये सब कुछ मतलब नहीं था, वो उसकी तरफ से माफी मांगता है। लेकिन यान रेन वो आगे से कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही दिक्कत है तो मैं छोड़ ही देती हूँ। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है जूहोंग के साथ में। साइड से एक फीमेल प्लेयर आगे से कहती है कि थोड़ा सा सुंदर हो इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंसेस बन के घूमोगी। वह पे जूहोंग यान रेन से पूछता है कि अब हम लोग लेवल अप कैसे करेंगे, तुम्हें पता भी है कि लेवल अप करना कितना ज्यादा टफ है। इस पर यान रेन उसी के ऊपर चिल्ला देती है ये कहते हुए कि तुमने कहा था कि तुम मदद करोगे मेरी लेवल अप करने में, वो मेरी बेइज्जती कर रहे थे, तुमने मुझे डिफेंड भी नहीं किया, तुम्हें मेरी चिंता भी है। जिसपे जूहोंग आगे से अच्छे बॉयफ्रेंड की तरीके माफी मांगते हुए कहता है कि मैं ही गलत था, लेकिन क्या तुमने ये सौ को कॉल किया ताकि वो हमारे साथ इस गेम को खेल सके? इस पे यान आगे से कहती है कि मैं क्यों कॉल करूं भाई, वो सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करता है, वही मुझे पहले कॉल करेगा। इस पे जूहोंग उसे तेल लगाते हुए कहता है क्या तुम अभी के लिए इस प्राइड को साइड में कर दोगी और उसे कॉल करोगी ताकि वो हमारी मदद कर सके लेवल अप करने में? इसके लिए यान मांग जाती है ये कहते हुए कि इतना ही भीख मांग रहे हो तो फिर मैं एक बार ये कर ही दूंगी, जैसे लॉग ऑफ करूंगी तैसे उसे कॉल कर दूंगी। इसके बाद वो गेम को छोड़ के चली जाती है और जूहोंग उसे कहता है ऑल दो बस अच्छी न्यूज लेके आना।
जिसके बाद हम लोग यान रैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे ये सॉ को मैसेज करते हुए यही कहती है कि उसे एक चांस और दे देना चाहिए। इसके बाद वो उसे मैसेज करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, आके मुझसे मिलो। वो ये सॉ से यही कहती है कि देखो एक नया गेम आया है, मेरी और जू होंग की मदद करो लेवल अप करने में। अगर तुम मुझे लीडर बोर्ड में ले जाते हो तो फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में सोचूंगी। और ये मैसेज करके उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ही मिनटों में रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन 5 मिनट बीत जाते हैं, रिप्लाई नहीं आता। तो फिर वो जब फोन को चेक करती है तो फिर उसे पता चलता है कि ये सॉ ने उसे फ्रेंड लिस्ट से डिलीट कर दिया है। अब ना ही वो कोई मैसेज कर सकती है और ना ही कोई मैसेज रीड हो सकता है, जिसपे ऑफ कोर्स इसका दिमाग खराब हो जाता है और ये चीखने के अलावा और क्या ही करेगी। लेकिन हम लोग ये सॉ को देखते हैं जो कि मार्केट के अंदर आया हुआ था। वो एक नॉर्मल सी शॉप के अंदर गया हुआ था। वहीं पे शॉप को जो नौकर था वो आगे से कहता है कि उनकी शॉप यहाँ पे सिर्फ सिल्वर ग्रेड के इक्विपमेंट को ही लेती है और उनसे ऊपर के अगर उसके पास ब्रोंज ग्रेड का कुछ भी है तो अभी के अभी दफा हो जाए यहाँ से, चुटकी बजा के कहता है वो। इस पे ये सॉ अपने पास से एक नेकलेस बाहर निकालता है और उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन से टायर का होगा, जरा चेक करके बता सकते हो। और नौकर जब उस नेकलेस को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये सच में डार्क गोल्ड ग्रेड का है। इसके बाद ये टोन को चेंज करते हुए ये सॉ से कहता है कि ये सच में डार्क गोल्ड ग्रेड का है। शॉप ओनर जब यहाँ पे आएगा तो वही इन सभी चीजों को हैंडल करेगा। ये सॉ उससे कहता है कि मक्खनबाजी बंद करो, ये बताओ सक्सेस रेट कितना है। जिसपे वो नौकर बताता है कि वो एक गोल्ड टायर का एपिराइजर है, सॉरी एपिराइजर। एपिराइजर का मतलब होता है कि ये इन चीजों के अंदर झांकेगा और बताएगा कि इनका इफेक्ट क्या है और ये कौन सा काम करते हैं और इनके ग्रेड व्रेड के बारे में। दैट्स एपिराइजर स्किल और एपिराइजर को यही कहते हैं। बेसिकली इनको बाल की खाल निकालना आता है और इसका सक्सेस रेट 80% का है। जिसपे ये सॉ आगे से कहता है काफी ज्यादा बढ़िया है। वह भी हर एक एपिराइजर के लिए 100 कॉइन देने पड़ेंगे, मतलब चेक करवाने के भी पैसे देने पड़ेंगे। ये सॉ उसे कहता है कि उसके पास और भी कई सारे इक्विपमेंट है, उन सभी को चेक करो। जिसके बाद वो अपने सारे सामान यहाँ पे लाके रख देता है। इसके बाद वो नौकर यहाँ पे अपनी एपिराइजर स्किल का चेक करता है तो फिर हमें पता चलता है कि ये पेंडेंट लेवल 10 का है, डार्क गोल्ड ग्रेड का है, जिसके पास स्पिरिट 40 पॉइंट की है, स्ट्रेंथ 40 है, डार्क एट्रीब्यूट डैमेज यहाँ पे 20% से कम कर देगा वो। एपिराइजर आगे से कहता है कि इसके स्टैट्स इंसेनली हैं। ये सब आगे से कहता है कि और भी इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी ये जरा नग्न वस्तु डालो। जिसके बाद ये शॉप से बाहर आ जाता है अपने बाकी सभी चीजों को देख दाख के। साथ ही में उसके स्टैट्स अब यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं बाकी सभी इक्विपमेंट को पहुंचने के बाद में। एबूसो ये सॉ से पूछता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी काफी ज्यादा है, अब तुम अकेले ही फाइट कर सकते हो, अब हम लोग क्या करेंगे। ये सॉ बताता है कि सोफिया ने अभी तक कोई भी काम वाम नहीं भेजा है, कोई भी क्वेस्ट नहीं भेजी है, तो फिर हम लोगों को लेवल अप करना चाहिए। इसीलिए वो उन सभी लोगों को लेके एक एरिया के अंदर जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर लेवल से ऊपर ही रहते हैं, 20 लेवल के आसपास में। ये सॉ जैसे उस एरिया के अंदर जाता है तो फिर उसकी मुलाकात ग्रे हाइना से होती है जो कि लेवल 21 पे थे। स्टैट्स दिखाए ही नहीं जाते ये कहते हुए कि यहाँ पे डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में हमें ये बताया जाता है कि ये सभी हाइनास यहाँ पे ग्रे मिस्ट से करप्ट हो चुके हैं। एक तो हाइनास पहले ही खूनी रहते हैं और इस करप्शन ने इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। इनकी नजर में अगर कुछ भी अनजान सा आता है तो ये उसके ऊपर यहाँ पे अंधाधुंध चढ़ाई कर देते हैं। बाय द वे इन्हें वीक स्पॉट्स के ऊपर चुम्मी देना काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए अपनी गर्दन बचा के रखें। ये सिस्टम की वार्निंग थी। इसके बाद ये सॉ लिटिल ग्रे को बाहर निकालता और उससे कहता है कि जरा इनके ऊपर आग की कृपा बरसाइए। इस पर लिटिल ग्रे बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो अपनी आग की कृपा बरसा के इन लोगों के ऊपर यहाँ पे मल्टीपल डैमेज मारता है और ये सभी हाइनास एक झटके के अंदर ही एलिमिनेट हो जाते हैं। वहाँ पे ये सॉ कुर्सी लेके आया था और चाय लेके आया था, चुपचाप बैठ के ये चाय पीने लगता है क्योंकि सारा काम तो ग्रे भाई करेंगे ना। वो आगे से कहता भी है कि अगर हाई लेवल का मास्टर पटा लो तो यही रहता है, चुपचाप आराम से बैठ जाओ, बाकी वो काम अपने आप ही कर लेगा और चाय भी हो। इबुसु से कहता है कि इसके लिए जो हम लोगों ने पापड़ बेले हैं वो ना भूलना भाई साहब, मौत को टक्का से छू के वापस आए थे। जिसपे ये सब आगे से कहता है ऑफ कोर्स वो दिन कैसे भूल सकता हूँ भाई, जहाँ पे एक गॉब्लिन को मारने के लिए भी हम लोगों को किसी की तस्वीर चाटनी पड़ती थी। पीछे हम लोग लिटिल ग्रे को लिखते हैं और ये लगा हुआ है, ये बरसाया जा रहा है आग की कृपा। बेचारे हाइना परेशान कि वो भागे कहाँ पे, एक तो खुला इलाका है, भाग के जाएंगे कहाँ पे। खैर 2 घंटों के बाद में सारा काम खत्म हो चुका था। ये के साथ साथ यहाँ पे लिटिल ग्रे भी दोनों ही 12 लेवल पे आ गए थे और उन लोगों ने हाइनास की ऐसी की तैसी कर दी थी। तभी ये सॉ की नजर एक ड्रॉप आइटम के ऊपर पड़ती है जो कि एक स्पेल था। ये सॉ उसे चेक करता है तो फिर ये फायर बॉल स्पेल था। साथ ही में इसके डिस्क्रिप्शन में यही बताया गया था अगर सीखना है तो हाथों से क्रश कर दो। ये सॉ बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो स्क्रोल को यहाँ पे हाथों की मदद से तोड़ देता है और वो यहाँ पे फायर बॉल स्किल सीख लेता है। फायर बॉल के बारे में पता ही है कि आग का गोला मारेगी, 1 सेकंड के अंदर ये कास्ट हो जाता है, बस माना पॉइंट लगेंगे। तभी ये सॉ को प्यारा सा हाइना दिखाई देता है तो वो उसके ऊपर अपनी फायर बॉल का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका लेवल इतना ज्यादा कम था यानी कि डैमेज
डैमेज इतना कम था कि हाइना को कुछ भी नहीं होता। वो भी आगे से कहता है इसकी गर्मी तो साला हेयर ड्रायर से कम है जिससे हम लोग बाल बनाते हैं, थोड़ा सा और जोर लगाते। कहते कि ये सब भी आगे से कहता है इसको इस्तेमाल करने से तो मेरी बेइज्जती हो रही है। इस पे इबुसु आगे से हंसते हुए कहता है अगर लिटिल गिरी पात देना तो भी इसका डैमेज फायरबॉल से ज्यादा ही होगा। ये सब आगे से कहता है कल्टी मारने का समय आ चुका है, बहुत बेइज्जती करा ली हम लोगों ने। सत्य में गेम का ट्रायल खत्म होने में सिर्फ 12 घंटे ही बचे हुए थे। इसके बाद यहाँ पे बीटा बिगिनिंग से शुरू हो जाएंगी। बातों की मेरे ऊपर ध्यान ना देना भाई, ट्रांसलेटर की गलती है, बस स्टोरी के हिसाब से चलते जाओ। ये सब हम लोगों को बताता है कि अब धीरे धीरे करके यहाँ पे जितने भी लोग 16 से कम उम्र के होंगे, सॉरी ज्यादा के होंगे, उन्हें गेम के अंदर खींच लिया जाएगा जबरदस्ती, और बहुत ही जल्दी ये दुनिया पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। इसके बाद होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। 12 घंटे के बाद में दुनिया के ऊपर एकदम भयानक भूकंप आता है, एकदम तगड़ा सा, पूरी जगह ही हिल जाती है। रियलिटी के अंदर सभी लोगों के पास में यहाँ पे नोटिफिकेशन आते लगते हैं कि एपोकलिप्स गेम के अंदर जाओ, एपोकलिप्स गेम के अंदर जाओ। सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये कोई प्रांग कर रहा है यूएसए की, ये कोई हड़कंप है, बता रहा हूं मैं, चाइना वाला कुछ कर रहे हैं। मतलब अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे थे ना, इसलिए कुछ तो बेचारे नहा रहे थे, वो नहाते नहाते आ गए थे, और कुछ तो हग रहे थे, वो हगते हगते आ गए, और कुछ बेचारे सुट्टा फूक रहे थे, वो भी आ गए थे। वो कहते हैं मैं तो फूक रहा था, अचानक से गेम के अंदर कैसे आ गया। कहता कि यान भी ऑटोमेटिकली ही गेम के अंदर आ गई थी, उसने यहाँ पे लॉग इन भी नहीं किया था। कहता कि जुहोंग ने भी नहीं किया था, तब भी वो लोग अंदर आ गए थे, जैसे कि गेम ने उन्हें जबरदस्ती ही खींच लिया हो। हालांकि इन लोगों को बहुत ही जल्दी पता लग जाता है कि ये सिर्फ अकेले नहीं है जिनको गेम के अंदर जबरदस्ती खींच लिया गया है, और भी कई सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और ऑफ कोर्स ये बुद्धिजीवी थे, इन्हें यह भी पता चल जाता है कि बहुत ही जल्दी ये गेम दुनिया बदलने वाला है। इसीलिए जुहोंग यान से पूछता है कि तुमने ये सौ को कांटेक्ट किया, वो हमारी मदद करने के लिए राजी है ताकि हम लोग लेवल अप कर सके। जिस पे यान का माथा ऐसे ही खराब था, वो आगे से चीखते हुए कहती है ये सौ, ये साला भाड़ में भी चला जाएगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे पास भीख मांगते हुए आएगा तब भी मैं इसे कोई भाव नहीं दूंगी। और यान ने मन मना लिया था कि ये डायरेक्ट लेजेंडरी ये सौ को कांटेक्ट करेगी, यानी कि गेम के अंदर वाले को, ताकि ये लोग डायरेक्ट पावरफुल बन सके। इस पे जुहोंग आगे से पूछता है कि तुम्हें ये सौ के बारे में पता भी है, जो लीडर बोर्ड के ऊपर आता है टॉप रैंकिंग पे। इस पे यान आगे से कहती है नहीं, लेकिन बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, कोई भी आदमी मुझे रजिस्टर नहीं कर सकता है। इसके बाद गेम एक अच्छे बच्चे की तरह की यहाँ पे जितने भी लोग फोर्सफुली खींच लिए गए थे उन सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि जो ग्रेट एम्पायर जिया है उसे यहाँ पे अंदर खींच लिया गया है। जितने भी लोगों की उम्र 16 से ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, अगर 16 से ऊपर हो तो फिर तुम्हें फोर्सफुली गेम के अंदर खींच लिया जाएगा। दी एपोकलिप्स लॉगआउट का ऑप्शन कम्प्लीटली डिसअपियर कर दिया गया है, मिटा दिया गया है। प्लेयर्स अपने आप लॉग आउट नहीं कर सकते हैं अब गेम को। प्लेयर्स की जो स्पॉन लोकेशन यानी कि जहाँ पे वो प्रकट होंगे वो लोकेशन उनकी रियल लाइफ लोकेशन से ही मिलती जुलती होगी। जितने ज्यादा प्लेयर्स यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर क्लोज होंगे उतने ही ज्यादा वो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट्स के अंदर इकट्ठा होंगे। हर एक स्टार्टिंग पॉइंट, हर एक स्टार्टिंग विलेज यहाँ पे अपने अपने हिसाब से अपने स्पेशल रीजन और इफेक्ट लेके आएगा। अगर कोई भी प्लेयर गेम के अंदर मरता है तो वो रियलिटी के अंदर वापस नहीं जा सकता है, और हमें ये आगे बताया नहीं जाता कि क्या वो गेम के अंदर भी दोबारा रिस्पॉन होंगे या हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे। ऑथर ये बात खा के पचा गए और पात भी मार दिया। अब इसके बाद सभी लोग यहाँ पे कुछ तो भाई सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ तो निपट ही जाते हैं। अब सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि गेम ने सभी लोगों को फोर्सफुली अंदर खींच लिया गया है, गेम पूरी तरीके से दुनिया को बदल रहा है। इसके बाद कुछ लोग ये सौ के बारे में पूछते हैं कि नंबर 1 प्लेयर कहाँ पे है, क्या उसे पता है कि लॉग आउट कैसे करेंगे। इस पे कुछ लोगों को यकीन था कि यहाँ पे ये सौ को कुछ पता हो सकता है, क्योंकि उसी ने बीटा टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा लेवल अप किया था और वही टॉप पोजीशन पे था। वहीं पे कुछ लोगों को शक हो रहा था कि ये तो साला इतने जल्दी जल्दी लेवल अप कर रहा है, ये कोई चीटिंग ही कर रहा होगा, कहीं ये जीएम तो नहीं है। और कई सारे लोग उसे ढूंढना चाहते थे उससे बात करने के लिए। जीएम के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इस गेम के हिसाब से बेसिकली आरपीजी गेम के हिसाब से जीएम का मतलब होता है गेम मास्टर, जो कि यहाँ पे स्टोरी को कंट्रोल करता है, एनपीसीज को कंट्रोल करता है, दैट्स कॉल्ड जीएम। इसलिए ये लोग यहाँ पे ये सब को जीएम बुला रहे थे, क्योंकि वो काफी जल्दी जल्दी चीटिंग कर रहा था, लेवल अप कर रहा था। इसके बाद हम लोग एक बिगिनर विलेज को देखते हैं जिसका नंबर 1 था। वहीं पे एक बंदा अपने मास्टर या फिर सीनियर को बताता है कि उन लोगों को कोई भी तरीका नहीं मिला है लॉग आउट करने का। उन्हें यही लग रहा था कि वो लोग हमेशा के लिए इस गेम के अंदर ट्रैप हो गए हैं। भाई तो इसका नाम बूडोंग है, जो कि पूछता है कि सिचुएशन इतने ज्यादा सीरियस हो गई है, लेकिन इसके बावजूद ये सही के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। टॉप प्लेयर कहाँ पे है, उसके बारे में कोई न्यूज है? जिसपे वो बंदा आगे से बताता है कि उसके बारे में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। वो जैसे ही 12 लेवल पे आया वो तैसे ही यहाँ पे बिगिनर विलेज छोड़ के चला
चला गया, जबकि कोई भी इस लेवल को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता है। इसके बाद वो बंदा आगे से पूछता है कि चेन कुआंग के बारे में वो क्या कर रहा है। इस पे वो बंदा आगे से बताता है कि चेन कुआंग सिर्फ लेवल 4 पे ही है। इस पे वुडोंग आगे से कहता है लेवल 4 पे ही है, वो तो बीटा टेस्टर था ना, वो यहाँ पे लेवल 4 पे कैसे हो सकता है। जिस पे वो बंदा आगे से बताता है कि चेन कुआंग ने भाई आंधा पानी एक कर दिया, आसमान एक कर दिया। बंदे ने अपनी टीम के साथ बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद वो साला लेवल 4 पे ही है, क्योंकि ये एपोकलिप्स गेम कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है। ज्यादातर प्लेयर यहाँ पे लेवल 2 पे ही अटके हुए हैं। वुडोंग आगे से कहता है कि जियांग सिटी के अंदर कोई ऐसा है ये सौ नाम का, वो पक्का कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, हमें किसी भी कीमत पे उसे ढूंढना पड़ेगा। सारी जहां जगह सारी जितनी भी चीजें लगे सब कुछ लगा दो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आओ। वहीं पे हम लोग ये सौ को देखते हैं जिसके पास मैसेज आता है कि उसको यहाँ पे ड्यूक मनार के अंदर बुलाया गया है किसी चीज से रिलेटेड। बाय द वे ये सोफिया की तरफ से ये मैसेज था, सोफिया के अंकल की तरफ से। इसलिए ये सौ तुरंत अंकल एस्टर से मिलने के लिए चला जाता है, जो कि रॉयल बीस्ट टेमर है। खैर जब ये सौ लोकेशन पे पहुंचता है तो फिर वहाँ पे अंकल एस्टर तो नहीं थे, लेकिन सोफिया जरूर थी, जिसने अच्छी ड्रेस पहन रखी थी। हाँ ये सच में अच्छी है, ये लो डॉलर नहीं आएगा ना। सोफिया ये सौ से कहती है कि तुम आ गए, मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रही थी। वहीं पे ये सौ आगे से शर्मा रहा था, यही सोचते हुए कि ये कितनी सुंदर है, कोई इसे रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। भाई अगर भूल ना चुके हो तुम्हारी छाती से दिल निकाल लिया गया था, लड़की नहीं निकाला था। ये सौ सोफिया से पूछता है कि रॉयल बीस्ट के बारे में कोई न्यूज। इस पे सोफिया आगे से बताती है कि अंकल सिस्टर अभी तक आए ही नहीं है, वो ट्रैवल ही कर रहे हैं। ये सौ आगे से पूछता है तो मैसेज कहाँ से आया भाई, किसने बुलाया मुझे यहाँ पे। तो सोफिया उसे बताती है कि मैसेज तो मैंने ही भेजा था, क्योंकि अंकल सिस्टर ने कहा है कि एक हिडन क्लास को अनलॉक करना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये चीज यहीं पे ही हो जाएगी फेंग सिटी के अंदर ही। जिसपे ये सौ काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हिडन क्लास अवेकन करने के लिए उसको यहाँ पे दुनिया जहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन तो घर पे ही हो गया। इसके बाद वो सोफिया से पूछता है कि करना क्या है ये बताओ, जल्दी से हिडन क्लास अवेकन करें हम। सोफिया आगे से बताती है कि उस जगह को ढूंढना मुश्किल नहीं, उस जगह को एक्सप्लोर करना मुश्किल है। वो बताती है कि यहीं पे ही एक हिडन डंजन है माउंटेन के नीचे, वहीं पे एक पावरफुल ड्रैगन है, उसकी लेयर के नीचे ही डंजन है जहाँ पे तुम जाके अपनी हिडन क्लास अवेकन कर सकते हो। बेसिकली कोई मिशन करना पड़ेगा हिडन क्लास अवेकन करने के लिए। ये सब उस डंजन के बारे में बताता, यहाँ तक कि उसका नाम भी पता था। सोफिया उससे पूछती है कि तुम्हें इसके नाम के बारे में कैसे पता है। ये सब आगे से बाना ही बताता है कि खाना लेने के लिए गया था वहाँ पे, तो डंजन के बारे में पता चल गया। बाकी पास लाइफ के अंदर उसने कई सारे डंजन्स को यहाँ पे एक्सप्लोर किया है, तो फिर उसे कई सारे डंजन्स के बारे में पता है। हालांकि ये सौ को ये भी पता है कि उस डंजन का जो बॉस है वो यहाँ पे लेवल 80 पे है, वो भी डिमोनेटाइज्ड बॉस है, यानी कि लेवल और भी ज्यादा टफ है, क्योंकि वो पहले एक ड्रैगन हुआ करता था, तो फिर वो वाला और भी ज्यादा खतरनाक है। इस पे सोफिया आगे से बताती है कि ड्रैगन्स वहाँ पे गार्ड का काम करते हैं, गार्ड की तरीके, जो कि प्लेस को वहाँ पे गार्ड करते हैं। वहाँ पे ये सब थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि जब वो अपनी पास्ट लाइफ के अंदर वहाँ पे गया हुआ था तब वहाँ पे एक बॉस था डिमोनेटाइज्ड हुआ, लेकिन क्या उन लोगों ने ड्रैगन को चेंज कर दिया है? नहीं बालक, समय बदल गया है। अभी तो तुम 12 लेवल पे होते ही ना तुम अपनी महबूबा के साथ में गलियां बटोर रहे होते प्यार के चक्कर में। खैर ये सब को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे डंजन को चेक करने के लिए जाना ही था। सोफिया उससे कहती भी है कि वो जगह एकदम खतरनाक है, अकेले जाओगे क्या? लेवल 80 का एरिया है वो, इलाइट प्लेयर्स को लेके जाओ, क्योंकि कभी कभी इलाइट प्लेयर्स भी वहाँ से वापस नहीं आते हैं। इस पे ये सब आगे से कहता है कि चिंता ना करो, मेरे पास मेरे खुद के रास्ते हैं। जिस पे इब्सु भी आगे से कहता है कि साला डंजन के अंदर से हम लोग अंडा चुरा लाए थे ट्रू ड्रैगन का, ये तो सिर्फ जगह को देखने जाने की बात हो रही है। इसके बाद ये सब बैच निकालता है, ये कहते हुए कि जब तक आपके पेजेब में पैसा है तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं, और जब भी बात यहाँ पे ड्रैगन्स को हराने की होती है तो सिस्टर ताओ को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। इसके बाद वो यहाँ पे बैच का इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पे सिस्टर ताओ को बुलाने लगता है सुप्रीम हॉल के टोकन की मदद से। वहीं पे सोफिया हैरान थी कि ये तो सिर्फ लेवल 12 पे है, इसके पास ये टोकन कहाँ से आया। इसके बाद सिस्टर ताओ यहाँ पे आती है, जो कि ये सौ से कहती है कि तुमने मुझे दोबारा बुलाया, तुम मुझे मिस कर रहे थे क्या? जिस पे ये सब आगे से कहता है बहुत बड़ा काम है आपके लिए मेरे पास। ताओ को आगे से भनक लग जाती है, वो आगे से कहते हैं ये ना बोलना कि किसी ड्रैगन से फाइट करनी है, डंडा देख लो खोपड़े पे मार दूंगी मैं। जिस पे ये सब आगे से कहता है बड़ी तेजनाक है यार आपकी, एकदम सही पकड़ा है आपने, हम लोगों को ड्रैगन को ही इस बार हराना है। इस पे सिस्टर ताओ आगे से कहती है कि एक बात बताओ यार, तुम्हारा ड्रैगन के साथ कुछ है क्या हिसाब, या फिर साला तुम स्कूल में एक ही साथ पढ़ते थे और ये बार बार टीचर से तुम्हारी शिकायत करता था, तुम जब देखो तब उनके पीछे पड़े रहते हो। वो आगे से कहती है कि मैं इस बार कोई काम नहीं करूंगी, अंडा चुराया था, अभी तक कमर दर्द कर रही है, उल्टा सोना पड़ता है, किसी और को ढूंढ लो तुम। ये सब पीछे से कहता है दीदी पीछे से सुन दो तो जाओ, 2 बिलियन दूंगा रिवॉर्ड के तौर पे। इस पे सिस्टर ताओ आगे से अपनी जवान बदलते हुए कहती है कि मैंने कुछ नहीं कहा यार, ड्रैगन के साथ तुम्हारा काफी अच्छा रिश्ता है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी रिकवर होने में, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे किसी ड्रैगन को एक्सप्लोर करने के लिए चल सकते हैं। 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। इस पे
ये सब आगे से कहता है कि चोटी ठीक करनी है ना आपको, अगर मैं यहाँ पे आपको होली स्प्रिट स्प्रिंग की लोकेशन बताऊं तो फिर क्या आप अभी ही चलेंगी मेरे साथ? हीलिंग हॉट स्प्रिंग होगा यार, चोटे जल्दी ठीक कर देता होगा। सिस्टर ताओ ये साओ से पूछती है क्या तुम्हें सच में पता है कि होली स्प्रिट स्प्रिंग कहाँ पे है? अगर ये कोई मजाक नहीं है तो फिर मैं अभी के अभी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ उस डंजन वाले मिशन के लिए। तो फिर ये सब तुरंत मान जाता है और वो दोनों ही यहाँ से तुरंत डंजन के लिए निकल जाते हैं। वह फिर सिस्टर को अभी भी यकीन नहीं था, वो उसे पूछती है कि तुम्हें पक्का पता है ना कि होली स्पिरिट स्प्रिंग कहाँ पे है? ये सब आगे से बता भी देता है कि वो लॉस्ट लैंड के अंदर है। तो सिस्टर आगे से पूछती है कि तुम्हें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पता है, मतलब एकदम लोकेशन पता है कहाँ पे वो? तो फिर शायद से ये सब को पता था। वह फिर सोफी अपने मन के अंदर यही सोच रही थी कि ये सब सच में कुछ अलग ही बंदा है। वह फिर इसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट बढ़ते ही जा रहे थे और ये मन के अंदर सोच रही थी कि सच में यहाँ पे एक गॉड टायर का प्लेयर बन पाएगा फ्यूचर में। इसके बाद हम लोग बिगिनर विलेज के बाहर वाले एरिया को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा नॉकआउट हो गया था और ये गॉब्लिन के द्वारा 2 बार खत्म कर दिया गया था। तो ये रिवाइव ही नहीं हो रहा था, इसकी बॉडी यहाँ पे शट डाउन स्टेट पे जा चुकी है। इस पे बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि ये गेम यहाँ पे लोगों को मार सकता है और कई सारे लोग घर वापस जाना चाहते थे, लेकिन कोई भी लॉकआउट नहीं कर पा रहा था क्योंकि गेम ने बैन ही कर दिया है लॉकआउट करना। इसलिए सभी लोग यहाँ पे ये सौ को ढूंढना चाहते थे क्योंकि वो 12 लेवल पे है, शायद से उसे कुछ पता हो सकता है। लेकिन हम लोग ये सौ को ड्रैगन माउंटेन रेंज के आसपास देखते हैं और ये लोग डंजन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। ये बसु आगे से कहता है कितनी खूबसूरत जगह है, कोई भी ड्रैगन अगर यहाँ पे न रहता तो फिर हम लोग बहुत ज्यादा खुश रहते। लगता नहीं वैसे कि यहाँ पे कोई ड्रैगन होगा। जिस पे सिस्टर ताओ आगे से कहती है कि जो जगह जितनी ज्यादा शांत लगे उतना ही ज्यादा खतरा वो दबा के रखती है। इस पे ये सब आगे से बताता है कि सिस्टर ताओ पूरी तरीके से सही है। यहाँ के जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सभी का लेवल 80 के ऊपर है। अगर उन लोगों के पास में यहाँ पे लेवल बूस्ट ना होता तो अब तक कई सारे मॉन्स्टर उन लोगों को घेर चुके होते। सिस्टर ताओ आगे से कहती है कि हमें डंजन में जाना है तो फिर डंजन के ऊपर ही फोकस करें, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए। वही यहाँ पे ड्रैगन कुछ ज्यादा ही थे, पूरी तरीके से ड्रैगन का ही इलाका था ये, इसीलिए सिस्टर ताओ काफी ज्यादा घबराए हुए थी। वो ये साओ से पूछती है कि तुम्हें पक्का गली के बारे में पता है ना? यहाँ पे जितने भी ड्रैगन है वो टॉप टायर की ड्रैगन है। अगर उनमें से एक को भी पता लग गया कि हम लोग यहाँ पे हैं तो फिर हमारी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। इस पे ये सब आगे से कहता है कि आप चिंता ना करिए, डंजन का रास्ता एकदम नीचे से होके जाता है, किसी भी को भी पता नहीं चलेगा अगर हम लोग उस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। इस पे सिस्टर ताओ आगे से कहती है तुम गलत ना हो तो ही बढ़िया रहेगा, मैं तो कल्टी मार लूंगी टेलीपोर्टेशन स्क्रोल से, तुम्हारा क्या होगा? इसके बाद ये सब पुरानी वाली गली का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे एंट्रेंस थी। सिस्टर ताओ उस दरवाजे को छूती है और आगे से बताती है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छे से क्राफ्ट की गई है लेकिन यहाँ पे कोई भी माना का निशान नहीं है, उसे ट्रेस नहीं किया जा रहा, यानी कि ये एक्टिवेट नहीं हो सकती है। ये सब आगे से बताता है मेरे को हैंडल करने दो। जिसके बाद वो हाथ के ऊपर एक छोटा सा कट लगाता है और ब्लड का इस्तेमाल करते हुए उस एंट्रेंस को एक्टिवेट कर देता है जिससे दरवाजा खुल जाता है। सिस्टर ताओ काफी ज्यादा हैरान थी, वो उसे पूछती में कि तुम्हें कैसे पता था कि ये इस तरीके से ओपन होगा? इस पे ये साओ कहता है कि भाई के पास अपने तरीके हैं, वो कुछ भी खोल सकता है, मामा की पतलून के नाड़े से लेके अली बाबा की गुफा तक। इस पे सिस्टर ताओ आगे से पूछती है कि कितने सीक्रेट्स पता है भाई तुम लोगों को? एक पेपर में लिख के मुझे दे दो यार, बेच दो फिर मैं बुला लेना, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये लोग जैसे ही सीढ़ी के ऊपर एक कदम रखते हैं तो सामने से नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया के अंदर जा रहे हो और इनसे साफ बता दिया जाता है कि तुम लोग डार्क केव एंड मेज के अंदर जा रहे हो। ये मेज इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करती है, जो तुम ढूंढने के लिए अंदर घुसे हो टाइम लिमिट के अंदर ही ढूंढ के बाहर आ जाओ, नहीं तो हमेशा के लिए यहीं पे ही कैद हो जाओगे। साथ में ये भी बताया जाता है कि इस मेज को यहाँ पे कई सारे इरेगुलर क्रीचर्स ने कब्जा करके रखा है, इसलिए जो भी करना काफी सावधानी के साथ करना। और लोगों की टाइम लिमिट 180 मिनट थे, 3 घंटे के आसपास। वहीं पे इबुसु आगे से कहता है कि मैं यहीं रुक जाऊं यार, अंदर जाने की मेरी जरूरत थोड़ी ना है। वहीं पे ये हम लोगों को बताता है कि जब वो अपनी पास्ट लाइफ में इस जगह पे आया हुआ था तो ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी, ना ही कोई अजीब सी क्रिएचर ने जगह के ऊपर कब्जा करके रखा गया था, और साथ ही में टाइम लिमिट भी 3 दिन थी। अब तो सिर्फ 3 दिन है, सॉरी 3 घंटे हैं। इसलिए उसे समझ में आ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है बिड़ू। वहीं पे सिस्टर ताओ काफी ज्यादा घबराई हुई थी, वो ये साओ से कहती है कि तुम सच में अंदर जाना चाहते हो ना, ये वाला मिशन पिछले वाले से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इस पे ये साओ आगे से आग लगाते हुए कहता है
है कि तुम यार गॉड टायर की सॉर्सरस हो, तुम्हें सच में डर लग रहा है क्या। इस पे सिस्टर ताओ आगे से भड़क जाती है, कहती है इसे लगता है कि मुझे डर लगता है। वो उसे कहती है डर, मैंने डर का नाम नहीं सुना, मैं किसी से नहीं घबराती, मैं गॉड टायर की पावर हाउस हूँ, एक सुप्रीम हॉल की एल्डर, एक टॉप सॉर्सरस, मुझे इस 2 कौड़ी की मिस से डर लगेगा। तो ये सब आगे से कहता है तो फिर चलिए ना आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप आगे चलिए, फटी सबकी है बस कोई दिखाना नहीं चाहता। इसके बाद ये सिस्टर ताओ से पूछता है कि आपको यहाँ पे अंधेरे में घुलने वाला मैजिक आता है। इस पे ताओ आगे से नाराज हो जाती है, कहती है वो 2 कौड़ी का मैजिक वो कौन सीखता है भाई, वो तो साला हम लोग स्टूडेंट होते हैं तब भी नहीं सीखते। इस पे ये सब आगे से कहता है कि वो 2 कौड़ी का मैजिक हम लोगों के लिए वरदान के बराबर है, ज्यादा ना सोचिए, इस्तेमाल करिए। इस पे सिस्टर ताओ बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो तुरंत यहाँ से वो 2 कौड़ी का मैजिक इस्तेमाल कर लेती है जिसका नाम शैडो फैंटम था। इसकी मदद से ये लोग डार्कनेस के अंदर मर्ज हो जाएंगे और इन्हें कोई भी देख नहीं पाएगा। इसके बाद ये सिस्टर ताओ को बताता है कि वो लोग जहाँ पे जाने वाले हैं यहाँ पे टोटल 5 मॉन्स्टर हैं, जिनमें से 3 लेवल 60 पे हैं जिनको कोरोलर से बोला गया है। इसके बाद एक लेवल 60 पे है जो कि इलाइट है। इसके बाद एक दूसरा इलाइट बॉस है जो कि यहाँ पे वो 80 लेवल पे है और उन लोगों को इन्हीं 5 से यहाँ पे केयरफुल रहना है। ताओ से पूछती भी कि तुम्हें ये कैसे पता, 4 बार यहाँ पे आ चुके हो क्या। तो वो मन के अंदर हम लोगों को बताता है कि उसे अगर इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता होगा तो फिर कैसे पता होगा, वो 400 नहीं 800 बार यहाँ पे आ चुका है। ताओ से कहती है कि मुझे इन सभी बातों के ऊपर यकीन नहीं है। इस पे ये सब आगे से कहता है कि कुछ ही देर में हो जाएगा। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर इन्हें यहाँ पे 3 कॉलर्स मिल जाते हैं जो कि लेवल 60 पे थे। केसा सिस्टर ताओ को बताता है कि हम लोगों को स्नीक करके यानी कि हम लोगों को चुपचाप अपने पैर दबा के यहाँ से निकलना पड़ेगा, इन्हें भनक न लगे। मेरे पैरों को देखना कि मैंने कहाँ कहाँ पे रखा है जिसकी वजह से हम लोग इन्हें बिना पता चले यहाँ से भाग सकते हैं। इसके बाद ये सब बिल्कुल आराम से पैरों का इस्तेमाल करते हुए बगल से निकलता है और इन क्लॉरस को उसके बारे में पता भी नहीं चलता। इसको देख के सिस्टर ताओ हैरान हो जाती है कि इसने यहाँ पे बिना एक 60 लेवल के इलाइट मॉन्स्टर को पता चले आराम से उसके बगल से निकल गया और वो अपने शब्दों को वापस ले लेती है, कहते हुए कि अब से तुम यहाँ के लीडर हो, तुम जो बताओगे वो मैं करूंगी। इसके बाद वो ये 100 के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए बिना किसी दिक्कत के आराम से उन तीनों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। इसके बाद वो लोग यहाँ पे चौथे बॉस से मिलते हैं तो ये साउ उससे कहता है कि फाइट करने के लिए रेडी रहो। जैसा कि ये साउ ने सोचा था कि उसकी पास लाइफ में जो डंजन थी वो यहाँ पे पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ये मॉन्स्टर नहीं होना था जो कि इस मेज का गार्डियन है। ये स्पिरिट बीस्ट, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, ना नेवल, ना रैंक, ना डिस्क्रिप्शन, ना कोई एट्रीब्यूट, कुछ भी नहीं बताया गया। इसीलिए ये साउ सिस्टर ताओ से पूछता है कि तुम्हें इसके स्टैट्स के बारे में दिखाई दे रहा है। तो वो आगे से बताती है इसका लेवल 100 है, ये बजरगर इलाइट बॉस है और इसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही हाई है। ये साउ सिस्टर ताओ से कहता है कि मैं जाके वो तिजोरी खोलता हूँ, आप रेडी रहिए फाइट करने के लिए। जिस पर सिस्टर ताओ आगे से यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफेंस का बफ ये साउ के ऊपर लगा देती है ताकि 1-2 हाथ पड़ भी जाए तो ये साउ को कुछ भी होना। इसके बाद वो तिजोरी खोलने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो सबसे पहले इबुसु को बाहर निकालता है और अपने से दूर कर देता है, ये कहते हुए कि तुम मुझसे दूर रहो और चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो, हिलना नहीं, पिछली बार तुम्हारी वजह से मरते मरते बचे थे हम लोग। इस पे इबुसु आगे से कहता है कि अपने बारे में सोच साले, पीछे जा रहा है, अगर उसने पात भी दिया तो गैस से मर जाएगा तू। इसके बाद ये साउ उस चेस्ट को खोलता है तो फिर उसके अंदर से उसे यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और साथ ही में एक क्रिस्टल मिलता है और ये ट्रेजर भी उसकी पास्ट लाइफ से बिल्कुल अलग था। यहाँ पे हिडन स्क्रोल था जो कि क्लास स्क्रोल था और साथ ही में एक जेम भी था, लेकिन उसी टाइम पे उस गार्डियन की नजर ये साउ के ऊपर पड़ जाती है। लेकिन अगले ही पल सिस्टर ताओ आगे से फ्रोस्ट शॉक का इस्तेमाल करते हुए उसे बर्फ के अंदर जगा देती है और उससे कहती है भागो वहां से तेजी से एकदम। तो फिर ये साउ अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगता है, लेकिन गार्डियन ये साउ के पीछे पड़ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। वह भी ये साउ चीख चीख के कह रहा था कि सिस्टर ताओ बचाओ भाई, मदद करो यार, आपको किस लिए रखा है मैंने। सिस्टर ताओ जल्दी से यहाँ पे 5 पॉइंट मैजिक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती हैं और उस गार्डियन को कुछ टाइम के लिए स्टन कर देती हैं जिससे वो बेचारा सुन्न हो जाता है। जिसके बाद हम लोग ये साउ को देखते हैं, जब वो स्क्रोल को चेक करता है तो इसके बारे में भूल जाओ, मैंने तुम्हें बताने वाला है, लिखा हुआ है किसी काम का है, बस इतना ही है। और हमें जेम के बारे में पता चलता है तो ये कूल डाउन स्टॉर्म है जिसकी रैंक यहाँ पे हेवेंस डूम है। इस स्टोन की एबिलिटी एक्टिव टाइप है, यानी कि इसका इस्तेमाल करके वो किसी भी यहाँ पे एबिलिटी, वेपन, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी रैंक क्या है, उसका ग्रेड क्या है, उसका कूल डाउन झटके में खत्म कर सकता है। और इस स्टोन का जो कूल डाउन है वो 3 दिन का है। बताओ भाई, कूल डाउन खत्म करने का भी कूल डाउन है। जिसको देख के इबुसु आगे से कहता है कि तुम्हारा लक कुछ ज्यादा ही हाई नहीं है बच्चा। जिसपे ये साउ आगे से कहता है कि एक और हेवेंस
मुझे डूम रैंक एबिटम मिल गया, इसमें और क्या अच्छी चीज हो सकती है। अब मेरे पास दो यहाँ पे है। इसके बाद सिस्टर ताओ यहाँ पे ये साओ से पूछती है कि वो लोग इस बॉस के साथ में क्या करें, इसके साथ फाइट करें या फिर यहीं से ही छोड़ के भाग जाए। जिसपे ये साओ आगे से कहता है कि वो लोग फाइट करेंगे यार, पूरी ताकत लगा देंगे, जान दे देंगे इसके लिए। जिसपे ताओ आगे से कहती है कि फिर तो उसे यहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद वो यहाँ पे बॉस के ऊपर बिजली गिराने लगती है, लेकिन बॉस का आगे से दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद वो और ज्यादा जोरों से चीखने लगता है। ये साओ को घंटा समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीख क्यों रहा है। ये साओ को ऐसा लगता है कि ये बजर के स्टेट में चला गया है, लेकिन ये साओ आगे से कहता है नहीं, ये किसी को बुला रहा है। और अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पे समन कर लेता है ड्रैगन को, जो आते ही यहाँ पे ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। और ऑफ कोर्स जैसे ही ड्रैगन यहाँ पे आता है तो इन दोनों की फटती और ये दोनों यहाँ पे तेजी के साथ भागने लगते हैं और पीछे रह जाता है अपना ईवुसु। वह पे ताओ आगे से कहती है इन सबकी क्या गलती है यार, इन लोगों को ड्रैगन क्यों पड़ा हुआ है, ये ड्रैगन हमारे बीच में क्यों आ जाता है और इस मोटे ने ड्रैगन को कैसे बुला लिया। जिसपे ईवुसु आगे से कहता है पड़ोसी हैं यार, मदद करने के लिए होंगे, अभी भागो। वह जो गार्डियन था वो सीधा ये साओ की तरफ ही आगे बढ़े जा रहा था। ताओ उसे कहती है कि संभल के बच्चा, वो तुम्हारी तरफ ही आगे बढ़ रहा है। जिसपे ये साओ आगे से कहता है कि ये बजर के स्टेट में जा चुका है, अब हम लोगों को फाइट ही करनी पड़ेगी। ताओ उसे कहती है कि वो लेवल 100 पे है और तुम लेवल 12 पे, तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे। इस पे ये साओ आगे से एक बैच बाहर निकाल लेता और कहता है कि इसके साथ में वो यहाँ पे शायद से ये फाइट जीत सकता है। दरअसल बैच यहाँ पे अपनी एबिलिटी खो चुका है, वो कूल डाउन स्टेट पे है 30 दिनों के लिए, लेकिन स्टोन के साथ में वो यहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत ही जल्दी कर सकता है। इसके बाद ये साओ ब्रूटल चैप्टर नाम के बैच का इस्तेमाल करता है और उसका कूल डाउन हटाने के बाद वो यहाँ पे गार्डन की तरफ उसे निशाने की तरीके इस्तेमाल करता है, तो बैच के अंदर से खतरनाक बीम बाहर निकलती है जो गार्डियन के सीने के आर पार हो जाती है और उसे 222 का डैमेज पड़ता है। ये देख के एक सेकंड के लिए ये साओ के पसीने छूट जाते हैं। वो आगे से कहता है इतना ही डैमेज, इतना ज्यादा अनलकी हूँ क्या मैं। इबुसु पहले ही कह देता है बच्चा अगर तुम मरे तो फिर मुझसे ये उम्मीद न रखना कि मैं तुम्हारी लाश खींच के बाहर लेके जाऊंगा। लेकिन हम लोग गार्डियन को देखते हैं जो कि आगे से खून की उल्टी करता है और अचानक से उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है और उसे यहाँ पे 9 लाख का डैमेज पड़ता है। डैमेज यहाँ पे कम ही लगा था, लेकिन यहाँ पे जो गार्डियन की एचपी थी वो एक झटके के अंदर 20% से कम हो चुकी थी। इसलिए यहाँ पे एक इफेक्ट एक्टिवेट हो गया था जिसका नाम इंस्टेंट डेथ था, यानी कि तुरंत की तुरंत ही मृत्यु। इस वजह से ही यहाँ पे बॉस हारा गया। बाकी डैमेज तो उसे 222 का ही हुआ था और इतने ज्यादा हाई लेवल के बॉस को हराने की वजह से ये साओ का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो डायरेक्ट यहाँ पे लेवल 20 पे आ जाता है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसका लेवल अब और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उसे यहाँ पे अपनी क्लास को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये साओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो लेवल 20 पे आ गया। वह पीछे ताओ काफी ज्यादा हैरान थी और उसे इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने यहाँ पे देखा कि एक लेवल 12 के रूकी ने लेवल 100 के एक डिमोनराइज्ड बॉस को हरा दिया। क्योंकि ये साओ ने इतना बड़ा कांड किया था, इसलिए यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है कि राजिया प्लेयर ये साओ ने यहाँ पे सक्सेसफुली लेवल 100 के स्टेंज डिमोनाइज्ड बॉस को हरा दिया है। तो फिर उसको यहाँ पे 500 रेपुटेशन पॉइंट मिलते हैं, 50 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं और साथ ही में डाजिया वॉरजोन का 1 पॉइंट मिलता है। इस चीज को देख के ऑफ कोर्स प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैरान थे। वो आगे से कहते हैं लेवल 100 का बॉस एक 12 लेवल के बंदे ने डिफीट किया, ये गेम है कि मजाक है। हम लोग यहाँ पे सेम गेम खेल रहे हैं, हमारे पसीने छूट जा रहे हैं इन 5 गॉब्लिन्स को खत्म करने पे, जो कि ये सिर्फ 5 लेवल पे हैं। सभी लोग आगे से ये कहते हैं कि ये इंसान नहीं हो सकता, इस गेम के अंदर पक्का कोई बग है या फिर ये इंसान नहीं है साला, यहाँ पे कुछ तो गलत चल रहा है। वही पे कुछ लंडे ये साओ को अपना बाप मान लिए थे। वो आगे से कहते हैं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये है मेरा गॉडफादर, मेरा बाप है लेकिन ये है मेरा गॉडफादर, मैं तो इसे डैडी कहने तो को राजी हूँ, बस ये मुझे अपनी टीम में ले ले। जिसमें एक बंदा उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम्हारे पास पहले से ही फादर है, तुम मेरे फादर को क्यों छीनना चाहते हैं। मतलब इसने भी ये साओ को अपना बाप मान लिया। और ऑफ कोर्स यहाँ पे और भी कई सारे लोग थे जो कि आगे से यहाँ पे कई चाइना से नहीं थे। वो सभी लोग भी हैरान थे कि यहाँ पे ये साओ ने एक लेवल 100 के बॉस को हरा दिया जबकि उसका लेवल 12 था। और भी इन सभी लोगों को यही लग रहा था कि डाजिया प्लेयर में कुछ तो गड़बड़ है, उसने यहाँ पे किसी हिडन फोर्स या फिर डंजन को ढूंढ लिया है जिस वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है। बाय द वे हम लोग ये साओ वाली साइड को देखते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉस और गार्डियन दोनों ही हारे जा चुके थे, तो डंजन क्लॉप से करने लगती है और उन लोगों को यहाँ से बाहर निकलना था।
सिस्टर ताओ जल्दी से यहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल करती है और वो दोनों तुरंत वहां से बाहर आ जाते हैं। ताओ आगे से कहती है कि उसने लंबे टाइम से ये एक्साइटमेंट फील नहीं करी थी कि जान तुम्हारी हालत में अटकी हो। इबुसु आगे से कहता है कि नस में खून चढ़ा दो भाई मेरे, खून सारा बह गया है डर के हमारे। ये साओ आगे से कह ही रहा था कि ये अच्छी चीज है कि उन लोगों के पास सिस्टर ताओ थी, वो लोग पोर्टल की वजह से बाहर आ गए। लेकिन तभी यहाँ पे होली जजमेंट स्काई फायर ड्रैगन आ जाता है जिसका लेवल अननोन था, इसके एट्रीब्यूट अननोन थे। सिस्टर ताओ आगे से कहती है ये होली जजमेंट का ड्रैगन है और मैं तो फाइट नहीं करने वाली। इसके बाद वो दोबारा इन लोगों के ऊपर ब्रेथ से अटैक करता है तो ये लोग अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं। वह फिर सिस्टर ताओ ये साओ से कहती है कि याद से मुझे यहाँ पे होली स्पिरिट स्प्रिंग की लोकेशन भेज देना और पेमेंट भी। इसके बाद हम लोग ये साओ को देखते हैं जो कि सोफिया से जाके मिलता है और उसको यहाँ पे वो आइटम दे देता है जो उसे यहाँ पे चेस्ट के अंदर से मिला था, जिससे वो यहाँ पे अपनी क्लास को चेंज कर सकता है। कहता कि सोफिया भी हैरान थी कि उसे ये आइटम यहाँ पे उस डंजन के अंदर से मिल भी गया, ताकि वो उतना ज्यादा खतरनाक थी। वो उसे कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग हो। इस पे ये साओ आगे से बवाल पेलते हुए कहता है कि ये सब मेरे लिए पीस ऑफ केक है, वो तो हमने देखा था कि कैसे बुंड बजा के भाग रहे थे तुम। इबुसु भी आगे से कहता है कि साले मरते मरते बचा और इसको पीस ऑफ केक कह रहा है। इसके बाद ये साओ सोफिया से पूछता है कि उन लोगों के पास ये स्क्रोल है तो अब वो लोग यहाँ पे हिडन क्लास को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन सोफिया उसे बताती है कि ये पेपर यहाँ पे क्लास चेंजिंग स्क्रोल जैसा दिख तो नहीं रहा है। तो ये साओ दोबारा हैरान वो आगे से पूछता है इसका क्या मतलब है भाई। जिसपे सोफिया उसे बताती है कि अंकल सिस्टर के हिसाब से ये जो स्क्रोल है वो यहाँ पे तुम्हारे हिडन पोटेंशियल और यूनिक क्लास को अवेकन करेगा, जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वो उसे कहती है कि मेरे साथ चलो और वो ये साओ को एक हिडन चैम्बर के अंदर लेके जाती है जहाँ पे सिस्टर था, वही रॉयल बीस्ट टेमर। वहीं पे ये साओ को भी नहीं पता था कि यहाँ पे एक हिडन डेंजर भी है, क्योंकि वो अपनी पास्ट लाइफ के अंदर इतना घूमा ही नहीं था। प्यार दा चक्कर। इसके बाद हम लोग रॉयल बीस्ट टेमर सिस्टर को देखते हैं जो कि ये साओ से कहता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे क्या। जिसपे ये साओ आगे बढ़ता है और वो सीधा मुद्दे की बात करता है, ये कहते हुए कि वो यहाँ पे अपनी हिडन क्लास को अवेकन करना चाहता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये साओ क्या करना चाहता है। बाय द वे इसकी हरकतें तो अभी भी सिंप वाली ही हैं। देखते हैं कि ब्रो क्या कर पाता है। अभी के लिए बाय बाय।